जय निषाद राज साथियों, निषाद पार्टी जिंदाबाद। पुनः तीसरे दिन अपने सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सहयोगियों को, जो भी, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़े हों, चाहे वो मीटिंग से जुड़े हों, चाहे किताब पढ़कर जुड़े हों, चाहे बातचीत में जुड़े हों, सभी लोगों को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमने परसों बताया था कि किसी के दिल में कोई मकसद होता है तो वो कोई संगठन का निर्माण करता है। डॉक्टर संजय के मन में मकसद आया और उसे पूरा करने के लिए निषाद पार्टी का गठन हुआ, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद। फिर उसके अंदर उसके गर्भ से निषाद पार्टी। जैसे माँ के पेट में 9 महीने जो है बच्चा जब पलता है तो बाहर आकर सारे अंग उससे दिखते हैं। ऐसा नहीं कि अंग बाहर विकसित होता है। किसी भी व्यक्ति को धरती पर आने से पहले उसके सारे अंग माँ के पेट में, गर्भ में विकसित करने पड़ते हैं और माँ के उस खून से, उस जीन से, उस गुण से, उस व्यवस्था से उस सारे अंग जब अंदर बन जाते हैं तो बाहर आकर उस विकसित होते हैं और विकसित होने के बाद वो पूरा अपना जीवन और लक्ष्य पूरा करता है। उसी तरीके से किसी भी संगठन के जो अंग हैं, जो मैंने कल पढ़ाया था कि किसी भी संगठन जैसे शरीर को अंग चलाते हैं, उसी तरीके से किसी भी पार्टी को चलाने के लिए अंग होते हैं। मैंने 8 अंगों की चर्चा की थी कि किसी भी पार्टी का एक उद्देश्य होता है, विचारधारा होता है, फिर उसमें कार्यक्रम होता है, फिर कार्यकर्ता होते हैं, फिर अनुशासन होता है, नेतृत्व होता है, तो नीति होती है और सदस्यता होता है। ये सारे कुछ जो है राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के अंदर पूरे लंबे समय से 13 जनवरी 2013 से विकसित किए गए और आने के बाद 16 अगस्त 2016 को उसे हम लोगों ने प्लेटफार्म पर रमादेवी पार्क में लाखों लोगों के बीच में इसे घोषित किया गया कि सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। एक हम लोगों ने हेडिंग रखा और उसके बाद लोगों को दिया। उसमें हमने आया कि इस 8 जो अंग हैं, उस 8 अंग का जो मेन है कि उसमें जो कार्यकर्ता है वो सारे 8 अंगों को मूवमेंट में, जैसे ब्रेन है पूरे सबको चलाता है, तो उसी तरीके से कार्यकर्ता के कौन से नेतृत्व जो है वो मान लो ब्रेन है, और ब्रेन से जो हमारे शरीर के जो प्रमुख अंग हैं वो हमारे कार्यकर्ता हैं। तो मैंने अभी कल आप लोगों को बताया था कि कार्यकर्ता के 2 बहुत महत्वपूर्ण गुण होते हैं, उसको अंग्रेजी में कैडर कहते हैं, कि 2 बहुत महत्वपूर्ण गुण होते हैं। पहला है उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरिट, समझ पर्याप्त ज्ञान है। दूसरा होती डेवलपिंग मेरिट, विकासशील ज्ञान है। बहुत लोग आए, मैंने देखा कि बहुत लोगों का विकास हुआ, चाहे वो जिस तरीके से भी हुआ। कोई पहचान नहीं थी, बेसिस पहचान लिया। हमने देखा कि जिसे कभी स्कूल में नहीं गया वो भी मंच से भाषण दिया, जिसे कभी किसी ने कोई पहचाना नहीं था उसने समाज को खड़ा कराकर बड़ी बड़ी रैली की। तो ये हमने जो इसकी डिज़ाइन किया और उसे आप लोगों के सामने ले आया कि कार्यकर्ताओं को ये 2 बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं। एक तो अंडरस्टैंडिंग मेरिट, दूसरा जो है ये जो है डेवलपिंग मेरिट। तो अंडरस्टैंडिंग मेरिट में मैंने 5 बिंदु दिया था कि 5 उसमें अलग अलग चीज़ें होते हैं। ये 10 गुण होते हैं, 5 अंडरस्टैंडिंग में, 5 जो है आपके डेवलपिंग मेरिट में। ये 10 गुण हर एक कार्यकर्ता के अंदर हों। अगर इसके गुण नहीं हैं तो उसे विकसित करना पड़ेगा। जब तक ये हम गुण विकसित नहीं करेंगे तब तक हम सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता का जो स्थान है वो नहीं मिल पाएगा। उसमें कल हमने आप लोगों को बताया था और बताया था कि पहला तो हमें व्यवस्था और समझनी चाहिए कि हम व्यवस्था नहीं है, राज्य व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, इसमें हम किस स्थान पर हैं। तो कल हमने पूरा का पूरा 1.5 घंटे का आप लोगों के सामने रखा था और पूरे के पूरे बताया कि कैसे वर्ण व्यवस्था में कौन सा हमारा जगह है और हमारा जो है राज्य व्यवस्था में हमारा लोकतंत्र में हम
संविधान में हम किस जगह, ये जो हमारा जो राजनीतिक ताकत है हमें कहाँ रखा है। तो इस तरीके से कल हमने उस पहले पॉइंट को मैंने कहा था। दूसरा हमने उसमें रखा था कि आपको समाज, जिस समाज को आप जोड़ने जा रहे हो, जिस समाज को लाने जा रहे हो, उस समाज व्यवस्था के बारे में अभी आज का दिन का पूरा है, समाज व्यवस्था है। फिर मिशन क्या है, पार्टी, निषाद पार्टी क्या है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम लोगों को काम करना, इस पर आज का पूरा फोकस है। मिशन, हम आज समाज क्या है, समाज, हमारे समाज में कितनी बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, क्या सी कुरीतियाँ हैं, क्या सोच है, क्या विचारधारा, क्यों हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, क्यों हम वंचित हैं ये सारे अधिकारों से संवैधानिक, इसे हमें जानना जरूरी है। ये सब कुछ हम लोगों को जान के इसी के लिए आज का एक कार्यक्रम है। और चौथा था कि उसमें हम कि जो काम हम करना चाहते हैं उसमें ये काम नहीं कर सकते हैं, और इसमें था फिर हम समन्वय था हमारा, और सहयोग का भावना था और एक समन्वय का भावना था। तो फिर इसमें हमें आज के दिन में इस चीज़ को जानने के लिए आज आपके बीच में पुनः हम आए हैं कि कैसे हम लोगों को हमारे समाज की क्या दशा है, क्या दुर्दशा है, कैसे हमारे समाज की समझ हमें होनी चाहिए, उस पर आज का प्रकाश हम डालेंगे और उस पर आप लोगों को जो भी जानकारी हमारे पास उसे हम देंगे। समाज की समझ के लिए मैंने बताया था, क्या हमारे लोगों के पास समाज की समझ है, और जिस समाज को हम जोड़ना चाहते हैं, संगठित करना चाहते हैं, जिसके लिए लड़ाई लड़कर संविधान को पावर देना चाहते हैं, ताकतवर बनाकर व्यवस्था में बदलना चाहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, धार्मिक व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, उसकी जो समझ है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समाज, पहले समाज समझो कि सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। जाल मतलब एक दूसरे से बंधा हो। आज हम दूसरे को जो कोस रहे हैं कि वो ये है वो है, उसने एक सामाजिक व्यवस्था संरचना उसने अपने हिसाब से कर रखा है। उसने नेटवर्किंग के माध्यम से अपने समाज को उस ताकतवर बनाने के लिए पहले अपने समाज को समझा है और समझने के लिए उसे समझाया है। आज उनके यहाँ रोटी बेटी का रिश्ता होता है। आज ब्राह्मण जो है, आप जिसे ब्राह्मण को अपशब्दों से बौछार रखते हो, उसमें जो है उसने समाज का रचना किया है। दुबे, चौबे, त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ओझा, पठारी, ये सारे लोग मिल के आपस में एक जाल के हिसाब से रहा। रोटी बेटी के रिश्ते को समाज कहते हैं। हमने इस समाज के निर्माण के लिए अपने घर से शुरुआत की। हमने अपने बेटों की शादी, बेटी की शादी एक दूसरी उपजातियों में करके समाज की इस नेटवर्किंग को बनाने की कोशिश किया। एक को मुलायम ने किया, एक कश्यप को किया, एक बिंदु को किया। इस तरीके से हम लोग जब तक सामाजिक संबंधों के जाल को नहीं बुनेंगे तब तक हम लोग उस समाज की शक्ति को नहीं समझ पाएंगे कि कैसे हम लोगों को समाज को इकट्ठा किया जाए। तो पहला है कि क्या भारत में समाज है हमारे इस। अब देख लो कि सारी जातियों में उपजातियाँ हैं, एक उपजातियों के बीच में एक खाई है, उसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सारी शक्ति का प्रयोग करते हैं। समाज जिसमें कहते हैं जिसके संवेदना होती है, संवेदना होती है और सुख दुख बांटते हैं, संकट काल में आपस में मिलजुल कर सामना करते हैं, ये सब जो है देखने को जिस समाज में मिलता है वो समाज है, और जिसमें नहीं मिलता वो समाज है। अब आप देख लो कोरोना में कि किस तरीके से हमने तो इसकी सफलता प्राप्त की है कि जैसे आज ये आपदा आई तो लोगों को लगा कि नहीं, डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी को फोन मिलाओ तो फिर उनसे हमारी मदद मिलेगी। वो हमारे समाज के नेता हैं, वो हमारे समाज को संगठित और इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं। और देखो दिन भर गुरुदेव जी सुबह से शाम तक 12 बजे रात तक 2 बजे रात तक क्या करते हैं, IT पर है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर है। उससे एक फ़ायदा हमको मिला कि हमको समाज को इकट्ठा करने के लिए समझ पैदा किया गया। भारत में या हम जातियों में जो बटे हुए हैं, एक जाति की संवेदना आपस में भी नहीं है, और आपस में जो विरोध का द्वंद्व है उसी को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तिरस्कार पैदा करने के लिए, हम तो केवट हैं, वो मल्लाह हैं, वो जीवन है, वो रखवार है, वो बातन है, सुरैया, वो फुलवट ऊँचाई हैं, वो कश्यप, वो कहार हैं, तो ये दुराया है। तो इस तरीके से अगर हम लोग इस सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसी को समझाने के लिए आज का क्लास है कि कैसे हम लोग
अपने समाज को संगठित करेंगे। क्योंकि हम लोगों को इसी बंटवारे के नाते, बंटने के नाते नीची जात कहते हैं। जो समाज का निर्माण कर लिया वो ऊंचा हो गया, जो समाज का निर्माण नहीं कर पाया वो नीचा हो गया। अगर हम सभी उपजातियां मछुआ समुदाय के अगर समाज एक कर लेते हैं तो निषाद राज के वंशज कहलाएंगे और शक्तिशाली हो जाएंगे और हम लोग पूरे के पूरे ताकतवर के रूप में दिखेंगे। इसलिए इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक ऊपर वाला एक नीचे वाले को नीचा दिखाता है और उसको अंदर तिरस्कार की भावना पैदा करता है, और दुश्मन कुछ नहीं करता है, उसको बस यही तिरस्कार की भावना पैदा करने के लिए एक शब्द डाल देता है कि देखो फलाने तो इस उपजाति के हैं, तुम इस उपजाति के हो, उपजाति के हैं, वो उपजाति के, उसी में उलझ के ख़त्म हो जाते हैं। इस बीमारी से दूरी बनाने के लिए ये कैडर शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए। इन सभी ऊंच नीच जातियों उपजातियों में आपस में संवैधानिक संवेदना, अविश्वास, पूर्वाग्रह है, जाति के बीच में टकराव है। ये सब एक ही कारण है कि हम लोगों के अंदर समझ नहीं है। अगर समझ जिस दिन हो जाए वो दिन टकराव नहीं होगा। समझ जिस दिन हो जाएगा तो ये कश्यप, धीवर, रैकवार, वाठन, तुरेहा, केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर की जो बीमारी है ये ख़त्म हो जाएगी। इसको समझाने के लिए पहले समझ जो है ये, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख लो कि हमारे लोगों के पास अगर इस बात की समझ नहीं है तो क्यों समझ नहीं है। समझ तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला तो कि जिसके अंदर जानकारी, ज्ञान, अनुभव, पूर्वानुमान तीनों इकट्ठा किया हो वो समझदार है। जानकार हो, ज्ञानवान हो और उसके अंदर अनुभव हो और पूर्वानुमान हो और तीनों चीज़ें इकट्ठा करने हैं, उससे समझ करते हैं। अब जानकारी कहाँ से मिलेगी? किताबों से। किताब लिख दिया। जानकारी कहाँ से मिलेगी? जब आप मीटिंग में आएंगे तब मिलेगी। जानकारी कहाँ से मिलेगी? जब अधिवेशन होगा तब मिलेगा। जानकारी कहाँ से मिलेगी? जब आप बड़ी बड़ी मीटिंग कराएंगे तो वहाँ से लोगों को जानकारी बनाया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है, उन्हें होशियार बनाया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है, उनको अनुभव भी कराया जा रहा है। भाई देखो कि आप पहले राजा थे, जब दूसरी शताब्दी तक अभी आप राजा की जगह पर किस जगह आ गए, तो उन्हें समझा। पूर्वानुमान भी कराया जाता कल क्या होने वाला। अगर आप निषाद पार्टी के झंडे को, जय निषाद राज के नारे को घर घर नहीं पहुंचाए तो कहाँ पहुंचने वाले हैं, ये पूरा का पूरा हमें पूर्वानुमान है। हमें मालूम है पूर्वानुमान है, हमें पूर्वानुमान, अनुभव, ज्ञान, जानकारी ये सब मिलने के बाद, समझ पैदा होने के बाद मैं समझाने लायक बना हूँ। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप कार्यकर्ता हैं तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखो कि जो जानकारी होती है वो अल्टीमेटली जो डाटा है वो आज क्या है। जैसे आपको मैंने बताया कि लगभग 4.5 करोड़ के आसपास आता है। आपको बताया कि उनकी गिनती होती है, तो ये डाटा अपडेट हो। आपको पता नहीं था, किताबों में लिखा था कि निषाद राज युवराज महाराज का किला है, सब जगह लिखा हुआ कि रामायण, वेद, महाभारत सब जगह की निषाद का स्थान क्या है, इस देश का प्राचीन नाम क्या है। ये सारा डाटा अपडेट अल्टीमेटली हो, उसे जानकारी कहते हैं। और ज्ञान, इसको जब हम दूसरे को बताएं, इम्प्लीमेंट, पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, फिर अपने परिवार पर करें, फिर दूसरे को। डेली हम जब किसी को ज्ञान बांटते रहें पॉजिटिव, उसे हम ज्ञान कहते हैं। नहीं, जानकारी लेके पता चला कि हम किसी को गुमराह करने में लग जाए तो किस बात का ज्ञान है? खुद ही गुमराह हो जाए इसके मतलब ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान जब हम जानकारी देते रहेंगे उसी को ज्ञान कहते हैं। रेगुलर आपको देना पड़ेगा, जैसा हम आपको रेगुलर दे रहे हैं, आप फेसबुक से दे रहे हैं, आप मीडिया से दे रहे हैं, आप फ़ोन से दे रहे हो, तो इसे ही ज्ञान कहते हैं। तो जानकारी जो है उसे आप शेयर करते रहिए, और जानकारी नहीं शेयर करेंगे तब तक आपके, मैंने बताया था कि जानकारी जो होती है, जो ज्ञान होता है, वो भय को ख़त्म कर देता है। मैंने दिन पोस्ट भी डाला था। एक्सपीरियंस जो है, अनुभव, ये मेमोराइज्ड होता है। जब हम किसी चीज़ को याद किए रहते हैं, कि जब किसी चीज़ को काम करते 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 अनुभव हो जाता है कि हमें अनुभव है कि ऐसा काम करने से होता है, तो इसे मेमोरी में हमेशा याद करना पड़ेगा। तो यही भूल जाना ही आपके लिए दिक्कत है। इसीलिए बार बार शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है कि अगर भूल गए तो फिर से याद कर लो, भूल गए तो फिर से याद कर लो। तो इसी को अनुभव कहते हैं कि हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, इसे याद करना पड़ेगा।
लोग भूलते जा रहे हैं और उस भूलने का लाभ दूसरे लोग, दुश्मन जो है उठाता रहता है। पूर्वानुमान, पूर्व मतलब आप जान रहे हो कि कल क्या होने वाला है, पहले ही किसी भी चीज़ को कल क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला, चौथे रोज़ क्या होने वाला, एक हफ्ते बाद क्या होने वाला, 2022 में क्या होने वाला, 2024 में क्या होने वाला है, ये आपके अंदर पूर्वानुमान हो जाए, ये सब इकट्ठे हो जाए तो समझता है। अगर जिसके पास हुआ कि मान लो जैसे मालूम हो गया बाल गंगाधर तिलक ने कहा, गांधी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि हम लोग यूरेशिया से आए हुए हैं, तो उनके अंदर एक समझ पैदा हो गई कि हम अगर बिखरे रहेंगे तो फिर हम शक्ति नहीं रहेगी, हम बिखरे रहेंगे, समाज का निर्माण नहीं करेंगे, तो हम लोगों को, तो उन्होंने अपने सिस्टम से अपनी संगठन बनाकर अपने लोगों के माध्यम से संगठित किया और लोकतंत्र को समझाया, समाज को समझाया और सामाजिक शक्ति को समझाया, राजनीतिक शक्ति को समझाया। वो सारा कुछ देख लो, आपके सामने एक उदाहरण है। तो इसीलिए हम लोगों को इस चीज़ को समाज मानता है। अगर हम जाति को लेकर ढोएंगे, उपजाति को लेकर ढोएंगे, तब तो फिर मान के चलो कि हम बुराई ढो रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि निषाद राज का खून हम है, तो निषाद राज के खून के जितने छिटके हुए लोग हैं पहले उन्हें इकट्ठा करिए, फिर बाकी दूसरी जातियाँ जैसे आप इकट्ठा हो जाएंगे। कुछ जितनी जाति हैं, आपका गौरवशाली इतिहास रहा, आपने राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारे लोगों ने बलिदान किया है, तो कई हजार लोगों ने बलिदान दिया और देश में ट्राइबल में उजड़े हैं। ये सारी जातियाँ जिस दिन जानेंगी वो आपके साथ रहकर शक्तिशाली बनने का काम करेंगे। तो इसलिए ये जो हमारे देश में हमारी जो समाज की जातियां हैं, जो बांटे हुए लोग हैं, वो षड्यंत्र के तहत हैं। तो हम लोग षड्यंत्र के तहत बटे हुए हैं। जिसने बांटा है उसका उसे लाभ मिल रहा है, लेकिन जो बटा उसका नुकसान है। अगर हम बटे रहेंगे तो नुकसान होते रहेंगे, बांटने वाले हमें फायदा होते रहेंगे। इसके लिए आपको एक उदाहरण मैं दे दूं कि आप देखो कि हम केवट और मल्ला, भीमर, रैकवार, बाथम, सुरैया, फुलवट, चाइन हो गए, कश्यप हो गए, बिंद हो गए। तो अब फायदा किसे मिला? हम अजवार भूल गए, तुरैया भूल गए, गौण भूल गए, खरवार भूल गए, हम ये भूल गए कि निषाद भूल गए। हम निषाद, अब निषाद रहेंगे तब आप पूज्यनीय रहेंगे। अब केवट रहेंगे तो पैर धुल कर पीने वाले, पैर धुला के पीने वाले हो जाएंगे। तो जिसने आपको बांटा है वो तो फायदे में है, बंटने वाला नुकसान में है। आपको पुनः यही निषाद पार्टी की देन है कि जो जितनी उपजातियां हैं पहले अपने को निषाद राज का वंशज मानना शुरू करें और फिर ये बंटने का काम जो है धीरे धीरे उन्हें समझाकर फिर से उन्हें लाने का काम किया जाए, तब जाके काम होगा। तब हम समाज के चरित्र के हिसाब से सोचेंगे। भारत में जो लोग हैं वो हम लोगों को एक ग्रस्त हैं, इन उपजातियों से ग्रस्त हैं कि ये हम चूँकि एक कम्युनिटी है, मुल्ला कम्युनिटी है, केवट कम्युनिटी है, बिंद कम्युनिटी है, धीवर कम्युनिटी है, कुम्हार कम्युनिटी है, ये सब एक ग्रस्त हो गए हम उसी ग्रस्तता को ख़त्म करने के लिए हमें क्रमिक असमानता और गैर बराबरी जो हम लोगों के अंदर पैदा कर दिया, तो उसी को दूर करने के लिए हमको समझना पड़ेगा और उसको समझा कर समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा। इसीलिए जो नियंत्रण और निर्देशन के अंदर काम नहीं करता है और करेगा, वो संगठन को तोड़ फोड़ करने का काम करता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहा कि निषाद पार्टी में जो कैडराइज कार्य करता है, अगर आप नियंत्रण में नहीं हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की निषाद पार्टी के, तो निश्चित रूप से दूसरा कोई काम ही नहीं करेंगे, केवल तोड़ फोड़ करेंगे। आप प्रैक्टिकल आप देख पाए। इसीलिए जो नियंत्रण में रहेगा वही पार्टी का आगे बढ़ाएगा, जो नियंत्रण से बाहर जाएगा उसका एक ही काम होगा कि पार्टी के में अंदर तोड़फोड़ करना शुरू करता है। तो इसलिए नियंत्रण निर्देशन में रखने के लिए ही आप लोगों के बीच में ये बार बार संदेश सुनाया जा रहा है कि हम लोगों का निषाद पार्टी का एक मानना है कि असमान लोगों को असमान मानना और सभी लोगों को समान मानना, असमानता के प्रति स्थापित करना। जैसे मान लो आप निषाद पार्टी में कैडराइज हो और जो कैडराइज नहीं है, दोनों में अंतर है। वो बीमार है अभी, वो बीमार कौन सा बीमारी, उसके अंदर एक निराशाजनक बीमारी है, उसके अंदर जो है अभी समझ नहीं है, वो एक बीमारी है। एक वो जो है उसके अंदर जो है नकारात्मक सोच की बीमारी है। तो जब वो बीमार है तो उसे दूसरे तरह का भोजन देना पड़ेगा।
आप अपने भोजन से उसकी तुलना नहीं करिए, अपने ज्ञान से उसकी तुलना मत करिए। इसीलिए सबको बराबर तब मानिएगा जब उसे आप अपने स्कूल में और ज्ञान दे दीजिए, तब जाना जाए। इसी को समझाने के लिए हम आपके बीच में आए। तो उसके लिए आप देखो, जो बीमार रहता है उसके लिए लिक्विड डाइट देते हैं, उसके लिए अलग से खाना बना के देते हैं उसके लिए। इसीलिए ये किताब है, इसीलिए ये कार्यक्रम है, इसीलिए बार बार मीटिंग होती है कि जिसे आप जोड़ोगे वो बीमार है, सब नकारात्मक सोच से बीमार है, और वो जो है निराशावादी बीमारी से बीमार है, निराश है। तो ऐसी परिस्थितियों में उसे हम लोगों को सिस्टम से ज्ञान पूरी जानकारी देना होगा, फिर उसे समझाना होगा, समझा के उसको जो है शक्तिकृत करना होगा, फिर संगठन उसे इतिहास बताना होगा, फिर उसमें दोस्त दुश्मन की पहचान करानी होगी, उसे संवेदनशील बनाना होगा, फिर उसे प्रेरित करना होगा, प्रेरित करके फिर संगठन में लाना होगा, संगठन के बारे में बताना होगा, फिर संगठन में उसे शक्ति बताना होगा, फिर शक्ति से क्या फ़ायदे होंगे ये बताना होगा। एक सिस्टम तरीके का उसे ज्ञान है, और ये इसी चीज़ को मतलब शिक्षित और प्रशिक्षित कहते हैं। तो इसीलिए कार्यकर्ता के अंदर ये गुण होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बात समाज की समझ पर ज़रूरी है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर हमें समझ नहीं होता तो हम लोग उलझ के ख़त्म हो जाते हैं। यही चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें करना है लोगों को जोड़ना है। हमें ये नहीं करना है कि ये कश्यप अलग हो जाए, कहार अलग हो जाए, धीवर अलग हो जाए, कर्मचारी संघ अलग हो जाए, नौजवानों का संघ अलग हो, महिलाओं। ये केवल आप एक मोर्चा कर सकते हो, लेकिन जो का नियंत्रण जो है पार्टी में होना चाहिए। जैसे आप अलग एक संगठन बनाओगे आपका नुकसान होना है। जैसे आप मल्लाह की मीटिंग अलग करोगे, केवट की मीटिंग अलग करोगे, धीवर की मीटिंग अलग करोगे, प्रोया की अलग करोगे, कश्यप की अलग करोगे, तब फिर हो गया काम। तो यही समझ पैदा करना बहुत ज़रूरी है। जब समाज में उनके अंदर प्रतिकार भाव खत्म हो जाता है तो दुश्मन लोग गुलामी थोपने में कामयाब हो जाते हैं। अब हम लोगों के अंदर अब प्रतिकार किससे करना चाहिए? प्रतिकार करना चाहिए, हमने पैदा किया सपा बसपा से, प्रतिकार किया हमने जो है धार्मिक व्यवस्था से, प्रतिकार पैदा किया था हमने, और प्रतिकार पैदा इसीलिए किया था कि ये हमारा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो लोग खड़े भी हुए। जैसे प्रतिकार कम हो गया, जैसे किनारे हुए कुछ लोग, फिर उसमें सपा बसपा और दूसरी पार्टियों के लोगों के मस्तिष्क पर फिर वो गुलाम बनाने के लिए तैयार हो गए। तो इसलिए ये चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि जैसे हमारे समाज के अंदर प्रतिकार करने की भावना खत्म हो जाता है। प्रतिकार मतलब हमें जिसने दोस्त दुश्मन की पहचान, हमें निश्चित रूप से घृणा करना होगा कि इस पार्टी ने, इस समाज ने, इसने कितना नुकसान किया है। रामचरण निषाद की जब कहानी सुनेंगे तब आपको लगेगा कि ये जो अम्बेडकर बाद का चोला पहने हुए वो कितना नुकसान पहुंचा है। जब आप पढ़ेंगे कि अति पिछड़े हिंदुओं के साथ धोखेबाजी आज़ादी से पहले से, वो किताब जब आप पढ़ेंगे समय समय पर आप जब देखेंगे तब आपको लगेगा कि हमारा समाज लड़ने में लगा रहा, बाकी लोग पावर में आने में लगे रहे। कैसे होगा? तब आप प्रतिकार करेंगे। कैसे? आपको जब पता चलेगा कि नहीं, आप एक आंदोलन कर रहे थे और रेल ट्रैक रोक रहे थे, समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई, आपके भाई को मरवाई, वो रेल ट्रैक केंद्र सरकार का था, राज्य सरकार ने आपके आंदोलन को कुचलने के लिए 60 गाड़ियाँ फूंक दी, आपके 37 लोगों को पिटाई किया, कई मुकदमे रखा, 302 का उल्टा मुकदमा कट्टा दिखा के कर दिया। तब आपके अंदर प्रतिकार की भावना होगी कि नहीं, समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ कितना अन्याय किया है। आपको पता चलेगा फूलन देवी के साथ क्या हुआ, कैसे उनको यूज किया गया, कैसे सरकार बनाई, कैसे उनको आज तक CBI जाती है। तब आपको पता चलेगा कि जमुना निषाद को कैसे यूज किया गया, कैसे उनके साथ अन्याय हुआ। तब आपके अंदर प्रतिकार की भावना होगी। तब प्रतिकार की भावना होगी आपके अंदर कि भाई आपके ये हमने वोट दिया कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी, लेकिन जैसे संविधान में अधिकार है, संवैधानिक अधिकार को लेने के लिए जब हम जाते हैं तो पता चला कोर्ट से स्टे लेकर लोग हम लोगों को रोकने का काम करते हैं। इस तरीके से आप लोगों के अंदर ये चीज़ें, ये ताकत पैदा हो कि कैसे संविधान के अंदर संवैधानिक संवेदना जो अविश्वास पूर्वाग्रह है, अब पूर्वाग्रह के नाते बहुजन समाज पार्टी स्टे लेती है, पूर्वाग्रह के नाते अम्बेडकरवादी लोग हमसे स्टे ले लेते हैं आपके आरक्षण पर, पूर्वाग्रह के नाते पार्लियामेंट में विरोध करते हैं, पूर्वाग्रह के नाते ही जब राज्यसभा में बिल लाया गया
तो फिर समाजवादी पार्टी के सारे सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को बाहर करा दिया समाजवादी पार्टी ने। जब भी ये पूर्वाग्रह है, ये उन लोगों, ये नहीं चाहते हैं कि आपके अंदर है। तो ये चीज़ें जब आपके अंदर रहेगा तब आपको प्रतिकार की भावना होगी। आपको लगेगा कि नहीं, हम जब केवट मल्लाह बने रहेंगे तो हमें नीच रहना पड़ेगा। जैसे निषाद बनेंगे तो निषाद राज की श्रेणी में आएंगे और तब जाके हमें राजनीतिक शक्ति और समाज हमारा गौरवशाली बनेगा। ये सब चीज़ों को आपको देखना होगा। ये दूसरा था, समाज की समझ थी। तीसरा है, क्या हमारे समाज में 15 चरित्र है। उसमें पहला था, क्या हमारे समाज में समाज है। तो हमें अब रोटी बेटी का रिश्ता आपस में करना पड़ेगा, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। हम लोगों को फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से अपने लड़के लड़कियों, अपना जो उपजातियाँ हैं उसमें मिलजुल के शादी भी करना पड़ेगा। और आपस में इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमको एक दूसरे उपजातियों को, जब तक हम अपने घरों में अपने रोटी बेटी के रिश्ते नहीं करेंगे तब तक हम मान के चलो हमारे अंदर समाज की समझ नहीं है। तीसरा उसमें है कि क्या हमारे यहाँ समाज के लोगों की एक सोच है। पहला था कि क्या हमारे पास समाज है, और दूसरा था क्या हमारे लोगों के पास समझ है। तो समझ नहीं होने के नाते हम उलझे हुए हैं। तीसरा हमारा है कि हमारे लोगों की एक सोच है कि वो कहते हैं कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि नहीं हो सकता इसलिए कि हम बार बार हारते रहे हैं। नहीं हो सकता कि हमेशा हम लोग धोखा खाते रहे। नहीं हो सकता कि हमें हो सकता वाली लाइन में कभी हमने देखा ही नहीं। क्यों नहीं हो सकता? मैंने एक कहानी बताई कि एक भिखारी था, दोने में एक सूखी रोटी खा रहा था। हम लेकर उतरे बॉम्बे स्टेशन पर, देखे कि दोने में भिखारी रोटी खा रहा था। सोचने वाले आदमी थे, वो आगे बढ़ गए, 100 मीटर आगे बढ़ गए, वहाँ से घूम के आए। पूछे, तब तक वो रोटी खत्म कर लिया था। क्या भिखारी? और 2.5 सूट में थे। तो दोबारा पूछे, भिखारी कहाँ मालिक? ये तुम रोटी खा रहे थे? कि हाँ खा रहे थे। तो दोने में कुछ था नहीं तो क्यों बोल रहे? कहाँ मालिक? ये आप अम्बेडकर की किताब में पढ़ेंगे, बैड यूज बाई द अम्बेडकर फॉर सोसाइटी, उसमें आपको मिलेगा। उसने पूछा कि भाई तुम रोटी खा रहे थे? कहाँ खा रहे थे? क्या दोनों में कुछ था नहीं तो क्या खा रहे, क्या उसमें डुबो रहे थे? मैंने कहा मालिक, रोटी बहुत सूखी थी, और जब मैं सूखी थी तब चबा रहा था, घोंट रहा था, गले में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं एक सोच रहा था कि इस दोने में मिर्च, नमक और मिर्च है। तो सोचने से लार बन रहा था, और लार बनने से रोटियाँ खाने दर्द कम हो गया, और कोई गलती मालिक नहीं किया। अम्बेडकर ने उसे थोड़ा सा आप शब्द का प्रयोग करते कहे, तुम्हें अगर सोचना ही था तो तुम घी और चीनी को नहीं सोचे। उन्होंने कहा मालिक, आज नाम घी का सुन रहा हूँ, कभी जब सुना ही नहीं था तो कैसे सोच सकते हैं? कैसे हम अब कभी मिलेगा तो मुझसे सोचेंगे। तो अम्बेडकर के दिमाग में आया कि ये जो और समाज है, ये तो राजनीति के नज़दीक है ही नहीं, तो सोच कैसे सकता है? इसे तो नज़दीक लाना पड़ेगा। तब जाकर उन्होंने कांग्रेस में, उस गवर्नमेंट में मंत्री बनने को स्वीकार किया, और उसको स्वीकार करके नज़दीक आकर लोगों को नज़दीक ले जाकर राजनीति पढ़ाने का काम किया। और उसकी देन है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, और एक विधायक बनाया आगरा से पहली बार। उन्होंने नज़दीक किया, उन्होंने कांशी राम आए, उन्होंने नज़दीक ले गए, लोगों को दिखाया कि भाई कैसे राजनीति हो सकती है। जगजीवन राम के सहारे देखो कैसे लोग गए राजनीति सीखे। मुलायम सिंह ने कई दूसरी पार्टियों से विधायक बन के दिखाया उन्हें कि कैसे राजनीति होती है। हमने आप लोगों को नज़दीक ले जाकर दिखाया कि राजनीति में कितनी शक्ति है। आप देख लो, सपा थी, बसपा की सरकारें थी, कितना SC/ST एक्ट लागू, यहीं 2 मंत्री थे, जमुना निषाद उन्हें साथ जेल में बंद करके रखा था। किस तरीके से लोगों ने उनके साथ अन्याय किया था।
वही चीज़ जमुना निषाद के साथ जो दोहराया जा, वही साथ मेरे साथ दोहराया जा रहा, क्योंकि मैंने संत कबीर नगर में जिन्हें हराया, उनका एक आदमी हमारे एक बहुत तो दाहिने बाएं रहने वाले आदमी के साथ रहकर उन्हें मानसिक रूप से डिस्टर्ब करके पूरी पार्टी में डिस्टर्ब, तो वो अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना पड़ेगा। इसलिए हमारे लोगों की एक सोच है कि वो कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, पावर मिल सकता है। आपसे कमज़ोर समाज, 100 गुना कमज़ोर समाज, एक झंडा, एक डंडा, एक नारा, एक नेता लिया और इतिहास से प्रेरणा लिया, उसे जागृत हुआ कि दुश्मन असली में कौन है। उस दुश्मन को लड़ने के लिए अपने आपस की लड़ाई बंद कर दिया, अपने नेता की 100% बात, उस पर विश्वास किया, अपने पार्टी पर विश्वास किया, अपने नेता पर विश्वास किया, और देखो आज 100 गुना ज़्यादा सबल हो गया। आज के दिन में आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि सब कुछ हो सकता। मैंने आपको 4 साल में करके दिखाया है। आप पहली बार चुनाव लड़ाए, विधायक बना दिया, हमने 6.5 लाख वोट पाया। दोबारा देखो किस तरीके से गठबंधन के साथ आए। तीसरा भी हमारी सेना नहीं तैयार थी, दूसरी जगह नहीं लड़े। आकलन हमें था ना, पूर्वानुमान था हमारे पास, हम समझदार आदमी है ना। किसी के कह देने से थोड़ी हम चल देंगे, हम गड्ढे में थोड़ी कूद जाएंगे। हमें पूर्वानुमान हो गया था कि जो 8 सीटें बची हुई हैं उस पर हमारी सेना व्यूथ नहीं गठन है, हम कहीं लड़ेंगे, वहाँ हार जाएंगे। वहाँ सभी मायावती ने ब्राह्मण को दिया, जैसे हमारे लोग अपनी जाति को खोजते हैं, वहाँ ब्राह्मण लगा, ब्राह्मण को खोजेंगे, हमें वोट नहीं देंगे, हम हार जाएंगे। तो अगर हम किसी के पास चल के गए हैं तो हमें उसके शर्तों पर आना पड़ेगा। हम किसी के साथ थे तो उनके शर्तों पर हम शर्त रख कर 2018 में चुनाव लड़े थे कि ये हमारी शर्त है, कैंडिडेट हमारा होगा, पावर आप लोगों का होगा, 8 आप लोगों का वोट होगा। तो देखो किस तरीके जीता। लेकिन जब हम धोखा खा रहे थे, हमें ख़त्म किया जा रहा, कैसे बचना था, हमें बचना पड़ा। और बचने के लिए अगर सारे दुश्मन आपको जंगल में जाकर घेर रहे हैं, तो अगर आपको 2 दुश्मन मार रहे हैं तो तीसरे के साथ होकर वहाँ खड़े हो जाइए, तो आपका जान बच जाएगा। जब जान बच जाएगा तो फिर आप जो चाहो वो कर लो। पहले आपको पार्टी बचानी थी 2019 में, किस तरीके से बचाई मैं उसको जान लिया, और कैसे बंद मुट्ठी लाके या खुली मुट्ठी खाके कितना बड़ा प्रचार हुआ, कितना देश में गया। आप हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करते, कुछ नहीं होता। आप डॉक्टर संजय हार जाते तो सब हार जाते। इसलिए हमारे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। देखो कि दलितों ने अपना राष्ट्रपति भी बनाया, दलितों ने अपना चीफ जस्टिस भी बनाया, यादवों ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, एक बार नहीं 4-4 बार। दलितों ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, एक बार नहीं 4-4 बार। यही देखो जिसने समाज का निर्माण कर लिया, उसने अपने समाज की समझ है, तो देखो किस तरीके से सत्ता है सबके हाथ में। तो आपको इसकी समझ होनी चाहिए, आपको इसके लिए सोच विकसित करना होगा। हमारे लोग निराश हैं, निराशाजनक का प्रचार न करिए कि नहीं हो सकता है, आशाजनक का प्रचार करिए। उसके लिए मैंने आप लोगों को वोटर कैडर पढ़ाया था। वोटर कैडर में आप लोगों को आशा कैसे आती है, उसके लिए हुआ कि सब कुछ हो सकता है, और हो सकता नहीं है, हो ही जाएगा। क्योंकि जब हमारा जो भाव है वो निराशाजनक अगर है, तो परिस्थितियों को ध्यान में रख कर हमें बोलना पड़ेगा। हमारे लोग निराश हैं, उनके अंदर पहले आशा जगाना पड़ेगा। आशा न जगा के उनके अंदर निराशा पैदा किया जा रहा है, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो भाजपा ने कर दिया, वो नहीं दिया, वो मुकदमा ने वापस किया, वो उन्हें मंत्री नहीं बनाया, वो नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, आरक्षण नहीं किया। तो ये निराश तो पहले से निराश की बात करते हैं। अरे यार, हमने आशा पैदा किया, पार्टी खड़ा करो। वोटर कैडर में मैंने पढ़ाया था कि किस तरीके से आशा आपको जगानी है। कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश 1900 पहला जो वो पड़ा देश 1947 में देश आज़ाद हुआ, संविधान 1950 में बना। उस संविधान में लिखा हुआ हिस्सा जिसने आप आशाजनक संदेश पहुंचाया कि ऐसा हो सकता है, हमें संविधान में मिला हुआ आरक्षण मिल जाएगा, हमें नौकरी मिल जाएगी, हमारे लोग मंत्री हो जाएंगे, 23% आरक्षण हमें मिल जाएगा, बैकलॉग भर जाएगा, हमारे अधिकारी हो जाएंगे, कर्मचारी हो जाएंगे, हमें शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, हमें सब वजीफा मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा, हमारी सुरक्षा होगी, अनुसूचित जाति आयोग हमें सुरक्षा देगा। अनुसूचित जाति आयोग के पास 66 समूह है, 66 समूहों में सभी जातियों को सुरक्षा देगा। तो उसने अपने लोगों को आशाजनक मैसेज दिया और वोटर कैडर पढ़ाया कि भाई 1950 में संविधान लागू हो गया, अब हमें नीच ऊँच नहीं है, हमें वोट से लाना है।
1952 में सबसे पहला वोट पड़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हो गए। नीचे हमने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने कैडर लिखा भी है कि 1 नंबर पर अपर कास्ट हो गया, दूसरे क्षत्रिय हो गया, तीसरे पर मुसलमान इसलिए हो गया कि उर्दू में सब कुछ लिखा रहता था, उर्दू मुसलमान पढ़ता था, और मुसलमान जो है नौकरी पाता था, तनख्वाह पाता था, इसलिए पैसे पाता था, उसका सामाजिक स्तर तीसरे नंबर पर था। चौथे नंबर पर जो आपके जो थे वो कुर्मी आ गए, 5वें नंबर पर बनी आ गए, पहले 1 नंबर ब्राह्मण, 2 नंबर पर क्षत्रिय, 3 नंबर पर मुसलमान, 4 नंबर पर लाला भी जो है उर्दू पढ़ते थे, लाला को भी नौकरी मिलती थी, लाला भी उसमें सामाजिक रूप से अच्छे थे, उसमें 80% नौकरी भी थे। 5 नंबर पर कुर्मी थे, 6 नंबर पर, 7 नंबर पर आप मछुआरा समुदाय था, आपके बगल में जो है यादव जी थे, आपके बगल में सभी आपसे नीचे एक बिरादरी कहते हैं, उनकी दशा थी कि अगर कुत्ता गंदा आ जाए और मुँह मार दे प्लेट में तो प्लेट को धूप के रख देते थे। इतना छुआछूत का दंश विद्यमान था कि अगर वो बेचारे कहीं प्लेट छू देते थे तो प्लेट को लोग भेज देते थे, फेंक देते थे, और उनकी दशा कुत्ते से खराब रख दिया था इस धार्मिक व्यवस्था ने। लेकिन उन्होंने देख लो कैसा कैडर किया और कैसे उन्होंने इस एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उस कैडर के माध्यम से लोगों को अपना इतिहास का ज्ञान दिया, राजनीति का ज्ञान दिया, सामाजिक ज्ञान दिया, आर्थिक ज्ञान दिया, वोट का ज्ञान दिया, पॉलिटिकल ज्ञान दिया। ये सारा ज्ञान देने के बाद एक अनुभव के माध्यम से एक उसमें कांशीराम आए सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम के माध्यम से देख लो कैसे काम किया लोगों ने। उन्होंने बताया भाई देश में संगठन है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और उन्होंने ये सारे संगठनों में धार्मिक, इसमें सारे संगठनों में राजनीतिक संगठन से ही तुम्हारा भला हो सकता है। तो सारे लोग जितने भी डिप्रेस क्लास में थे वो सारे लोग राजनीतिक संगठन के लिए काम करना शुरू कर दिए, और राजनीतिक संगठन से देख लो 2007 से लेकर 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उल्टा पुल्टा इधर उधर करते कई बार 4 बार सत्ता में रही और 4 बार नहीं, और पूरा बैकलॉग उत्तर प्रदेश में सत्ता आई, पूरे देश में बैकलॉग भर गया। आज सामाजिक न्याय समिति कहता है कि उनकी संख्या से 100 गुना ज़्यादा है। आज अनुसूचित जात आयोग नाम अनुसूचित हट गया, खाली एक बिरादरी के से संबंधित लोगों के लिए न्याय मिल रहा, उनके लोगों के लिए वो नोटिस में आ जाता, उनके लोगों के लिए सारा बयान जारी करता, उन 66 समूहों को उलझा के रखा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगा कि 2007 से 2012 से 2017 तक किस तरीके से देख लो सरकार ने सत्ता की चाबी के साथ रही। मैंने बताया आपको कि ये सारी चीज़ें सभी लोगों को आपको बताना पड़ेगा, आपको लोगों को ये बात को ये मैसेज देना पड़ेगा कि भाई उन लोगों ने राजनीतिक में 4 हथियार बनाया, एक पार्टी बनाया, एक नेता बनाया, एक नारा दिया, एक झंडा दिया, एक विचारधारा दिया, एक चुनाव लिया, और कैसे किया, और धीरे 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 एक दिन में पेड़ नहीं आता है। और इसलिए जब चुनाव लड़ा तो काम हुआ। अपने नेता अपनी पार्टी पर पूरा विश्वास किया। पहले देख लो किस तरीके से महन जी और कांशीराम साहब सभी नेता के पास गए, कोई नेता उनको मानने के लिए पाए नहीं। पहली बार चुनाव लड़े, कुछ % वोट पाए, कांग्रेस कमजोर हो गई। दोबारा चुनाव लड़े, फिर कुछ और % वोट पाए, कांग्रेस कमजोर हो गई। फिर उनके नेता कमजोर, उनको इज्जत कम मिलने लगी, उनको क्या नाम है कांग्रेस में। फिर पता चला तीसरी बार चुनाव लड़े तो और ज़्यादा कांग्रेस कमजोर हो गई, उनके नेताओं को इज्जत वहाँ से कम हो गई। फिर तीसरी बार मुलायम सिंह और मायावती के साथ लड़े, और कैडर था, उन्होंने बूथ गठन किया था, सपा ने भी बूथ गठन किया था। और मंडल कमीशन में देख लो राम रथ निकला भी था, और 192-92 सीटें की मिली थी भाजपा को, फिर भी वो लोग सरकार नहीं बना पाए। ये दोनों ने मिलकर सरकारें बनाई। एक समय है, अवसर लाया जाता राजनीति में। कांशीराम ने अवसर लाया, मैंने अवसर लाया 2018 में, मैंने अवसर लाया 2019 में, अवसर आएगा 2022 में। कैसे आप लोग पावर में पहुँचेंगे, आपको इंतज़ार करो। उन लोगों ने जब हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई, दलित नेता देख लो कहाँ आज के दिन में सभी लोग। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा कि ये जो लोगों को ये बताओ कि भाई देखो उन्होंने अपने पेड़ में खाद पानी डाला। ये राजनीतिक दल है, अपने नेता अपनी पार्टी, जब से उनकी पार्टी आ गई वो पार्टी किसी को टिकट दे दे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, पार्टी क्या निर्णय लेती है उससे मतलब नहीं है। बहन जी क्या निर्णय लेती हैं उनका नाम तक नहीं लेते हैं। मायावती कहते भी नहीं, बहन जी कहते हैं अपने नेता को, अपने इस राजनीतिक दल के नेता को दुनिया गाली देते रहे, लेकिन दलित कभी एक शब्द नहीं बोलता है।
वो उनके पढ़े लिखे लोग हैं। देख लो वाम से में एक मुक्ति पार्टी बनाई है, वो लोग पढ़े लिखे लोगों को इतना रुपया लेके कुछ नहीं करते हैं, खाली बहन जी को गाली देने का काम करना। ऐसे कुछ हमारे बीच में भी कुछ संगठन बनाकर हमारे पार्टी में हमारे लोगों को, हमारी कार्यकर्ताओं को कीड़ा मकोड़ा कहते हैं, हमारे लोगों को, गरीबों को ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ये सब कीड़े मकोड़ों की करते हैं। इस तरीके का आपको अपनी पार्टी, अपने नेता, आज जब पहले क्या था, पहले झंडा उठाया था, टोपी लगाया था, पंजा था, तो उनके पाँव थे। जैसे अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपने नेता को अपने सर में बैठा लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया, तो पावर में आ गए। अब पावर में आते ही हर क्षेत्रों में आर्थिक नीति, रोजगार नीति, अर्थ नीति, सारा नीति बनाने का पावर आया। और जिन्हें राजनीति में की बात ही छोड़ दो कि सामने खड़ा होने की ताकत नहीं थी, उससे टिकट लेने के लिए यही पंडित जी, ठाकुर साहब, सभी लोग लाइन में लग गए। जैसे उनका झंडा वोट बूथ गठन हो गया, यही ठाकुर साहब, पंडित जी, मजबूत लोग पैसा दे के टिकट लाने के लिए चले गए। आज के दिन मैंने समझाया भी था कि आप अगर अपने मोबाइल पर टाइप करो, गूगल पर टाइप करो कि उत्तर प्रदेश में हमारे भाइयों की संख्या कितनी है, उसमें आ जाएगा 1,98,00,000। 1,98,00,000 में 60% वोट होते हैं। 60% वोट में 1,98,00,000 में लगभग 1,12,00,000 के आसपास है। अभी जब उसे आप 60% वोट डालते हैं 77 लाख में, आप 403 का भाग दे दो, तो अभी देखो कितना होगा। एक विधानसभा में 15 से 17,000 वोट, 15 से 17,000 वोट लेकर आज वो 17,000 वोट आया। और देख लो, अपने नेता की बात मानकर हल्ला क्या किया, हमारा 70,000 वोट है, क्योंकि उस अम्बेडकर बात को उसने धीरे धीरे और लोगों को उसमें लाया, जोड़ा। पहले अपने इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने एक माहौल खड़ा किया, एक मैसेज डाला 70,000 कहने के बाद सारे लोग जिनके पास 70,000 वोट था, वो अपना नोट और वोट लेके पहुंच गए उनके पास। आपका वोट है, हमने बताया ना कि आप सर्वे रिपोर्ट देख लो कांग्रेस का सबका। जब आई थी प्रियंका जी, जब एक गंगा मिशन पर इलाहाबाद से बनारस तक की यात्रा की थी, तो आप देख लो प्रसून वाजपेयी का, देख लो आज तक का रिपोर्ट सबका, ये 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ में 60% अगर आप बोलते हैं तो 60%, अरे 60% अगर आप, तो 60% वोट पड़ा ही नहीं है। 2,77,00,000 में उसमें आप अगर जोड़ेंगे तो कितना है, भाग दे दो तो 70,000 आते हैं। रियल में आपका वोट 70,000 है। अगर 5 विधानसभा है तो 3.5 लाख वोट है। इसकी आपको साबित होता है इस बार कि आप देख लो कि सपा और बसपा इकट्ठी हो गई, फिर भी उसके वोट इकट्ठे हुए, फिर वोट भारी रहा। आप इसके मतलब पहले दलित आलू बना था, तो सपा बसपा भाजपा, जैसे आलू है, सब्जी का राजा आलू होता है, तो आलू जिसमें पड़ता है, गोभी में पड़ेगा आलू गोभी, मटर में पड़ेगा आलू मटर, टमाटर में पड़ेगा आलू टमाटर, बैगन में पड़ेगा आलू बैगन। तो दलित पहले जो है आलू था। तो कांग्रेस की सरकार 40 साल से थी, जैसे वो चालू हो गया, देख लो कांग्रेस कहाँ चली गई और ये कहाँ चले गए। इस समय हम लोग जिधर गए, सपा के साथ रहे, सपा की बसपा के साथ रहे, बसपा भाजपा के साथ रहे। अब अगर हम अब चालू हो जाएंगे तो हम हो जाएंगे। वही चालू बनाने के लिए, ये समझ पैदा करने के लिए आप लोगों को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए। तो ये हमारा समाज निराश बैठा हुआ है, उनके मन में कुछ नहीं हो सकता, भगवान ही कल्याण करेगा। लेकिन अभी लग गया कि नहीं, सरकार कल्याण करेगी। कोरोना ने भगवान को किनारे कर दिया, संविधान को आगे ला दिया। तो अभी नहीं विश्वास हो गया कि भगवान नहीं, हमारी गरीबी, हमारी समस्या संविधान से दूर होगी। और संविधान पर जिसका कब्जा है वही माई बाप है। आज के दिन में भाजपा और उसके कार्यकर्ता मोदी और उनकी पार्टी को माई बाप मान के कहता नहीं भाजपा हमें दे। तो संविधान से ही समस्या का समाधान संभव है। इसलिए लोगों के अंदर हम वोटर कैडर बढ़ाकर ये बता सकते हैं कि भाई
पार्टी जिसे दे दे, नेता पर विश्वास करो। मायावती को लोग भगवान में, जो ज्ञान देता है वो भगवान के बराबर है। राजनीतिक ज्ञान अगर डॉक्टर साहब ने दिया, 12 किताबें लिखा, यहाँ तक कर दिया, इतनी 75 जिले खड़ा कर दिया, इसमें सब विधानसभा में और सेक्टर अध्यक्ष तक पहुँच गए, हम और राज्यों में पहुँच गए, हम लोगों को दूसरी पार्टियों में एक पहचान बन गई, आज के दिन में टाइम्स ऑफ इंडिया में जगह मिलने लगी। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इस चीज़ को ध्यान में रख के अपने संदेश को गाँव वालों को कि हमारा समाज निराश है, उसे अब आशाजनक मैसेज देना। वोटर कैडर आशा होता है, जैसे हम कहते हैं कि अपने नेता अपनी पार्टी विश्वास कर पाता है, ठीक है। हमने 70 साल दूसरे के खून पर विश्वास किया, तो 70 महीने डॉक्टर संजय के खून पर, आपका खून है उस पर विश्वास करिए और आपको बहुत नज़दीक तक पहुँचा कर दिखा दिया। आप लोगों ने बहुत बार सबको वोट दिया है, अब इस बार तय हो गया। हमारे वोट पर बिकाऊ पिकाऊ का लेवल लगा था, अब टिकाऊ का लेवल लग गया है। अभी सारी पार्टी कहती नहीं, निषाद पार्टी वाले चुनाव हारा रहे हैं, निषाद पार्टी वालों ने ये कर दिया, ये सारे लोग अनुभव कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको, जब आपकी पार्टी का और आपका विरोध होने लगे तो मानो कि आपका काम हो रहा है, आपको सफलता का आपका विरोध जो है वो सफलता का ही राज है और सफलता का एक प्रमाण पत्र है। इसलिए आप लोगों को ये वोटर कैडर आप हमेशा पोस्ट करते रहो। हमने पोस्ट किया है वोटर कैडर, आप लोग अपना बढ़िया बना कर अपना भी मोबाइल से आप लिख कर लोगों को पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो में डालकर कि भाई आप नेता और अपनी पार्टी विश्वास करो। दलितों ने विश्वास किया, हीरो हो गए, हमने विश्वास नहीं किया, जीरो हो गए। आज देखो कैसे जीरो हो गए। अब जीरो से हीरो बनना है तो अपनी पार्टी, अपने नेता पर विश्वास करना पड़ेगा। आपके पास पार्टी हो गई, चुनाव लड़ा, 6.5 लाख वोट पाया, फिक्स तब होगा जब आप, आज देख लो, पहले हम उनके झंडे उठाते थे तो हम अम्बेडकरवादी कहलाए, हमने उनका झंडा उठाया, उन्होंने आज उनका उठाया। अब निषाद राज का झंडा उठाते लगता है कि नहीं निषाद राज के वंशज है, क्यों ना लगा। अब निषाद राज का झंडा देखने वाला कोई नहीं कहता है केवट मल्ला कैसे कहानी में रह, कहते नहीं ये निषाद राज गुराज महाराज के वंशज हैं, ये रूलिंग कास्ट है, ये राजनीति थे, इनके राजा थे और ये नौकर नहीं थे, न भिखारी थे, ये इनके पुरखे राजा थे और आज के दिन में निषाद राज का किला इलाहाबाद में है। तो वोटर कैडर से हमें उन्हें अंदर आशा जग जाती है कि नहीं हमारे पास भी पार्टी आ गई, तो सारा हथियार आएगा, मेरे पास भी झंडा आ गया, हथियार आ गया, मेरे पास भी एक नेता है जो बुद्धिमान नेता है, कैडराइज नेता है, कैडर करते हैं, सिस्टम से काम करते हैं और बुद्धिमान है, बुद्धि से लेकर यहाँ तक पहुँचा दिया है और धोखा खाने से बचाते हैं। तो ये उनके पास तब आशा जगता है कि नहीं हमारे पास है, हमारे पास एक नारा है। उनके पास भी एक नारा जय भीम दिया, उन्होंने जय श्री राम दिया, उन्होंने जय समाजवाद दिया, आप जय निषाद राज का नारा लगाओ। नारा लगाने से ही आपकी एक पहचान है। नारा से सुन जाते कहते हैं भैया ये देख लो, और नारे में बहुत एक शक्ति होती है। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप आपको बता दूं कि भाई देख लो, एक स्टेशन पर एक दलित लड़का बैठा था और उसका भाई आ रहा था, ट्रेन लेट थी और चारों तरफ घूम रहे थे और लोग, जैसे ट्रेन आई उसका भाई उतरा, जय भीम भैया जय भीम भैया। तो जो इधर उधर घूमने वाले बिखरने वाले थे वो लोग कह रहे अरे मैं तो मालूम नहीं था हमारे मिशन के आदमी हो। मतलब जय भीम बोलने से स्टेशन पर भी परिचय हो गया, भैया कहाँ चलो चाय पिलाना। आज के दिन में उनका एक पावर है। उस तरीके से जय निषाद राज ट्रेन में बोलो आपको मिल जाएंगे। जय निषाद राज आप कहीं लटक के जाते हो ट्रेन में तो बोलते ही आपको 2 आदमी निषाद मिल जाएंगे, गैलरी से आपको खींच के बैठा लेंगे। हमने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भाई, कई बार मैं ट्रेन में दिल्ली जा रहा था, बॉम्बे जा रहा था, पहली बार रघुराय वगैरह थे, मैंने जैसे कहीं हम एसी में थे, वो लोग स्लीपर में, उनका मिला था रिजर्वेशन, तो मैंने बुलाया कि आज दिन में आ जाओ, यहीं बैठते। तो कहना कौन सामान देखेगा। तो जैसे मैंने कहा कि आप जय निषाद राज थोड़ा तेज़ बोलो, तो 4 लोग पता चला सामने वाली सीट पर उनके अगल बगल के लोग रहने वाले थे और मिल गए। तो इस तरीके से आपके नारे से समाज इकट्ठा होगा और लोगों को अंदर आएगा कि भाई इस देश का नाम जो है पुराना प्राचीन नाम, उन्हें बताना पड़ेगा, जानकारी देना पड़ेगा और उनका अनुभव कराना पड़ेगा इससे कितना बड़ा फ़ायदा है कि भाई इस देश का नाम आज भारत है, पहले इंडिया था, फिर मुगल थे, फिर हिंदुस्तान था, आर्यव्रत था, शक्तिमनोहर था, पहले जब सिंधु घाटी की सभ्यता था निषाद राज थे तो उनके हाथ में सत्ता थी, तो इस देश का नाम निषाद था। इसलिए इस देश का नाम जाति का जयकारा नहीं है, ये देश का जयकारा लगाने से राष्ट्रभक्ति बढ़ती है और राष्ट्र शक्ति बढ़ती है और तब भावना में बढ़ती है और उससे काम हो जाता है। इस तरीके से आप जब वोटर कैडर पढ़ाएंगे तो आपको इससे भी मिल जाएगा कि नहीं हमें अपने नारे को देना चाहिए। रहा चुनाव चिन्ह के लिए 7% वोट और 11 विधायक बनना चाहिए।
कोशिश करना है आपको कि उसके सामने सुनना बनकर विधायक बन जाए, जिससे कि आप इस बार आपका चुनाव चिन्ह फिक्स हो जाए और उत्तर प्रदेश की गद्दी आपके हाथों में मिल जाए, पावर आपके हाथ में रहे। तो ये सारी समस्या जितना है, जितनी शक्ति आपस में इधर उधर ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, उतनी शक्ति में हम लोग इस पावर को लेने के लिए हम लोग कर दें तो 2022 में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वोट से आपकी राजनीति तय है और वोट आपके पास है और वोट की शक्ति को आपको देखना समझना पड़ेगा। इसलिए अगर बीमारी निराशाजनक है तो इलाज भी उसी को ध्यान में रखकर आशाजनक देना होगा। इसलिए आज के बाद सभी कैडराइज कार्यकर्ताओं का जो शब्द है आपस में, उनके अंदर कभी निराशा न पैदा करो। पता चला कि किसी बहकावे में आ जाते हैं जो ट्रेंड नहीं है, तो कोई न कोई एक समझाए ऐसे होगा, ये हो गया, वो हो गया, ये है वो है, बस एक कैप्सूल बना दिया विरोधियों ने, दे दिया, उसी को उठा देते, निराश हो बैठ जाता। फिर हमें जाके बताना पड़ता है, अरे यार क्या कर रहे हो, कौन सी दवाई खा रहे हो। तो पता चला कि उसने कहा एक टॉनिक है, लेकिन असर हो गया कि अंदर से ऊपर से क्या था, उसने खुद ही बीमार हो गया। इसलिए चौथा है जागृति। दोस्त दुश्मन को जानो और पहचानो। तो जब भी आप देखे होंगे कि कुछ किया नहीं था, 1857 में जो शुरू हुई थी बहादुर अली जफर शाह के तत्या टोपे को, कुछ किया नहीं गया था उस समय हमारे निषादों के अंदर कुछ नहीं किया, गुलामी का एहसास कर दिया और अंग्रेज़ों को डुबो के मार दिया। तो उस समय तो नाव डुबोना था ना, अपनी रोजी रोटी डुबो के मारा था हमारे लोगों ने। हमें लोगों को अगर बता दें कि भाई कहाँ जाओगे, आज सपा मजबूत होगी उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, बसपा मजबूत होगी उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, अपने आप पार्टी मजबूत करो ना, किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज गुलाम बनाने की वजह से हमारे लोग मजबूर हैं। कोई भी पार्टी रही है, हमने अपने आँखों से देखा, बसपा की भी सरकार रही है, कैसे अत्याचार हुए, कैसे ST एक्ट लागू हुआ, आरक्षण का जो है प्रस्ताव वापस ला दिया, जमुना निषाद के साथ क्या हुआ, किस तरीके से आपको लोगों को रोका गया, किस तरीके से ख़त्म किया गया, फिर बना रखा गया। अखिलेश मुलायम की सरकार रही है, किस तरीके से आपके ऊपर हुआ। मैंने कल भी परसों भी बताया था कि कैसे होता रहा। ऐसा नहीं है कि ये जाएंगे वो जाएंगे, हमेशा लेवल हम लोग बदलते हैं, बोतल वही है। तो ऐसे नहीं करना पड़ेगा। हम लोगों को आपस में लोगों को अगर हमारे लोगों को गुलामी का एहसास हुआ तो अंग्रेज़ भाग गए। अगर निषाद समाज मछुआ समुदाय के अंदर लगे कि हम लोग इन पार्टियों के गुलाम हैं, तो जिस दिन ये पता चल जाए उस दिन अपना पार्टी खड़ा कर लेंगे, अपने आप आपका सत्ता की चाबी पावर आ जाएगा। ये तय करना है कि भाई पावर में रहने का मतलब गुलामी है, पावर में रहने का मतलब गुलामी से मुक्त है। तो पावर में रहना होगा तो आपको पावर हाउस है निषाद पार्टी, उसमें हमेशा खाद पानी कोयला। उस पावर हाउस में रहने के लिए, उस पावर को लाने के लिए, गुलामी को ख़त्म करने के लिए ये किताब है नियम और शर्त, ये किताब है अनुशासन आपका, ये किताब है महाराजा गोराज निषाद इसके बारे में। ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या थे महाराजा गोराज निषाद, उनके समय कहाँ कहाँ मैडम है, क्या है। ये किताब है निषादों का इतिहास, इसे आपको घर घर पहुँचाना पड़ेगा। ये गुलामी से मुक्ति के लिए आपको है, पावर में लाने के लिए, पाँव से दूर हटाने के लिए। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि निषाद राज ने पाँव लिया, पाँव दिया। आपको दिया हुआ है कि आप निषाद राज कैसे थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, और महाराज गोराज निषाद और तीरथ राज निषाद के मेंशन इलाहाबाद श्रीनगर में किला है। ये आपको पता चलेगा कि भारत के असली मूलवासी कौन है। ये संरचना इसमें दी गई है। ये आपको जो है भारत का असली मालिक कौन है, ये किताब लिखी गई है। इस गुलामी से मुक्ति के लिए लिखी गई, पावर के लिए लिखी गई है। ये चीज़ें लिखने के लिए बहुत किताबें, बहुत कुछ पढ़ना पड़ा, तब इतना जाके लाया गया है। कैसे डिजाइन किया गया है, उस मकसद को पूरा करने के लिए सारे हथियार हैं। ये ज्ञान रूपी हथियार है। इसे आप लोग, दुश्मनों ने पूरे 1 साल से इन किताबों को गाँव में जाने से रोकवा दिया, पब्लिक में अपने समाज को जाने से रोकवा दिया। ये जा रहा है तो उनको, लोगों को, मूर्खों को कह दिया कि नहीं, डॉक्टर साहब का लिखा है, ये फोटो चला जाएगा, तुम नेता नहीं बन पा रहे, डॉक्टर साहब नेता बन के, राम का परिवार नेता बन रहा। इससे तो समाज नेता बन रहा ना, इसी देश का मालिक बन रहा ना। तो देश, भारत का असली मालिक कौन है, ये किताब है। इसको लिखने में बहुत समय लगा। मुझे संथा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट है 1952 में। ये कैसे आपको कितना सुविधाएं भारत के संविधान में लिखा हुआ है, इसमें लिखना पड़े। धन्यवाद।
लोगों को ये निषाद वंश पहली किताब है, इसमें सब लिखा हुआ है। ये किताब जब वंश आप जाओगे तो आपका खून खोलेगा, आपको पता चलेगा कि मेरा जो खून कितना गौरवशाली है, मेरा इतिहास कौन होता है। तब आप हमेशा इस चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, तो लोगों को पढ़ाएंगे, लोगों को किताब पहुंचाएंगे, तब आप माना जाएगा कि आप शिक्षित प्रशिक्षित और तब आपके अंदर एक गुण है। ये आशा लाने के लिए किताबें हैं, निराश पर नहीं। इसको जो नहीं पढ़ेगा, न लोगों को पढ़ाएगा, वो हमेशा निराश रहेगा। इसीलिए इसको आप भी पढ़ो, लोगों को पढ़ाओ, और इसके लिए ऐसी व्यवस्था लगाई गई कि अगर इसे आप जाएँ तो आपकी समस्या का भी, आर्थिक समस्या का भी समाधान संभव है। ये आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग हैं। ये किताब लिखी गई, इसमें सारा आपका संविधान का लिखा हुआ सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ कि कैसे आप राष्ट्रपति में आपको 1961 में सेंसस में 1961 में आप जो है मझवार के पर्यायवाची जातियाँ, केवट मल्लाह हैं, कुरैया के पर्यायवाची और जातियाँ हैं। ये 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची है। ये अनुसूचित ये भारत सरकार का ये अध्यादेश है। ये राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है। जब राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर दिया कि ये जातियाँ हैं, ये इसकी उपजातियाँ हैं, तो इन्हें तो गैर संवैधानिक हो गया। अगर इन जातियों को पिछड़ी जाति में डाल दिया गया तो ये गैर संवैधानिक, बिना पार्लियामेंट के बहस के इनकी उपजातियों को पिछड़ी जाति में डालना ही गैर संवैधानिक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑलरेडी इंक्लूड इन द शेड्यूल कास्ट, मछुआरा जो है अनुसूचित जाति के अंदर इंक्लूड है। ये किताबें हैं, ये घर घर पहुँचना चाहिए, और इस पर धीरे नहीं, एक दिन नहीं होगा, धीरे धीरे सब काम होगा। ये शिल्पकार की पर्यायवाची जातियाँ हैं, ये सारे कैसे इसमें ऑक्यूपेशन में लिखा हुआ है। ये 13 इसमें 11 पॉइंट है। इन पॉइंट के आधार पर ये मैनुअल बना हुआ। तो 2021 की जो जनगणना है उसकी अभी से हम लोगों को कमर कसना पड़ेगा और इसको लागू कराना पड़ेगा। अगर इसको लागू करा दिया, गिनती करा दिया, क्योंकि आगे अभी पॉइंट आएगा कि सबकी गिनती होती है लेकिन निषादों की गिनती नहीं। आज समार भाइयों की गिनती हुई, देखो कैसे ही। जिस दिन आपकी गिनती हो जाएगी, आपका समाज भी हीरो हो जाएगा, आपका समाज भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कि मेरे पास इतने वोट है। इसलिए जागृत होकर हमें खड़ा करना होगा। तो दुश्मन कौन है आपको मालूम हो गया कि जो भी आप निषाद राज के उस आपको सत्ता से दूर कर रहा, आपके संविधान के अधिकारों से दूर कर रहा, वो आपका दुश्मन है। स्टे जो ले रहा हो दुश्मन है। आपका वोट ले लिया और आपको कुछ नहीं किया। समय आने दीजिए, जिसने जिसने धोखा दिया और धोखा खाया है, आपको समय बताएगा कि कैसे क्या करना है। 5वां है जनगणना में, वही मैंने बताया कि जानवरों की गिनती है, अनुसूचित जातियों की गिनती है, लेकिन हमारी उपजातियों की गिनती नहीं हो रही। तो हमें गिनती कराने के लिए काम करना पड़ेगा। 1 घंटे हो गए, आधे घंटे और मैं आपके बीच में रहूँगा। तो हमें गिनती कराने के लिए, इसे गिनती नहीं कराएंगे तो हम पिछड़ी जात में रहेंगे तो मालिक वो रहेंगे, हम हिंदू बने रहेंगे तो मालिक वो रहेंगे। जैसे निषाद बन जाएंगे, हम मछुआ समुदाय में निषाद राजगुरु राजवंश के वंशज बन जाएंगे, तो संविधान में गिनती जो होगी उससे हमारा अकाउंट अलग होगा। और जब राजनीतिक अकाउंट अलग होगा तब आपके मन से काम होगा। हमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलावा 5वां वर्ण अलग है और उसकी गिनती हमारी अलग होनी चाहिए। ये हमारे 6वां है। दूसरे लोग हमारा यूज कर रहे हैं, हम यूज हो रहे हैं। कैसे यूज होते हैं आपको मालूम है। कार्यक्रम अगर आप, हमारा समाज 70 साल से यूज हो रहा है, और ऐसे यूज होते हैं कि जैसे विरोध की तरह उठाकर लोग फेंक देते हैं। तो यूज नहीं होना है। जब शिक्षित प्रशिक्षित दर्श रहेंगे तो यूज नहीं होगा। जब आप किसी को आप जोड़ेंगे तो वो मान के चलो कि हमेशा इस्तेमाल, वो वस्तु के तरह इस्तेमाल हो रहा है। जो चाहता वो खरीद लेता। 70 साल से उसका वोट की कीमत ही उसको नहीं पता कि इस वोट से कितना पावर होगा। वोट ही जो है उसके भविष्य का निर्माता। उसके वोट से उसके बच्चे, आने वाली पीढ़ी, इनके हमारे आपके वोट से दूसरे का अगर भला हो सकता है तो आपका भी भला हो सकता है, आपके आने वाली पीढ़ी का भला हो सकता है। हमारे लोग छोटे छोटे संगठन बनाते हैं जो एक गली एक जिले में रहकर ख़त्म हो जाता है। चाहे वो कर्मचारी का हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे जातियों का हो, चाहे कोई भी मिलता जुलता संगठन है, उसी में हमारे लोग 150-500 घूम के रह जाते हैं। हमें इसीलिए संगठन ब्रॉड बेस, मास बेस और कैडर बेस है। जब हम कैडर बेस संगठन बनाएंगे तभी निषाद पार्टी के अंदर आने पर ही काम होगा। तो ये हमारे लोग, तो ये आपको पूछना जांचना पड़ेगा कि वो किसी संगठन बनाकर उसने क्या किया है। सामाजिक का लिखा है ना चर्चिल ने कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी।
उनके पास कोई राजनीतिक दल नहीं है, इसलिए वो स्वीट पॉइजन की तरह काम कर रहा है। और आज देख लो कहाँ से कहाँ हमारा समाज पहुँच गया। आज आपका 8वां, हमारे लोग मांगने वाले लोग हैं, चाहे वो नेता टिकट मांगे, चाहे हम राशन मांगें, चाहे हम आरक्षण मांगें, चाहे कुछ भी मांगें, हमें अब देने वाला बनना पड़ेगा। तो पार्टी जो होती है वो देने वाला बनाती है। तो हम लोगों ने 2017 में टिकट दिया, 2022 में भी टिकट देंगे। तो आज के दिन मैंने पहले बताया कि जिससे लड़ना हो निषादों को वो आ जा, जहाँ लड़ना चाहता है वो आज ही से तैयारी करे, आज ही से पहलवान बनना पड़ेगा। क्योंकि पहलवान के अंदर दो गुण होता है, पहलवान में होता है दांव पेच होता है। बलवान बनने के लिए उसे अखाड़े में आना पड़ेगा, दांव पेच सीखने के लिए डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी में आना पड़ेगा। इसीलिए सभी लोग अपने वहाँ पहलवान तैयार करती, बलवान भी बनाती हैं राजनीतिक रूप से, उन्हें दांव पेच भी सिखाती हैं। हमारे लोग क्या होता है, जब 15 दिन रह जाएगा, 1 महीना रह जाएगा, तो कहेंगे साहब हमें टिकट नहीं दिया, हमें लड़ाई नहीं, हमें लड़ा दीजिए। तो आज के दिन में जिस निषाद को भी लड़ना है, आज भारतीय जनता पार्टी, बात छोड़ो कांग्रेस जो भाई शुरू में उनका एक संगठन था, तो 60% अपने लोगों को टिकट था। हम लोगों ने 16 लोगों को 2017 में टिकट दिया, लेकिन पहलवान न होने के नाते केवल बलवान थे, नहीं हो पाया। सबसे कम वोट आए 2000, 3000, 5000, 7000 वोट आए। बल्कि दूसरे जो लोग थे जो टेक्निकल रूप से दांव पे जानते, तो 30,000, 40,000, 50,000 वोट आए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब लोगों को इसको जानना पड़ेगा। और हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान नहीं होता, तो देने वाले के पास मांगने वाला, देने वाला नीच समझता। तो कितने लोग फेसबुक कहते हैं साहब कितना आप सीट मांग रहे हो, कितना, अरे यार मांगने के लिए थोड़ी निषाद पार्टी बनी है, इसके लिए हमें देने वाले हैं। हम लोग अपनी सेना खड़ा करो, 403 जिस दिन खड़ा कर लोगे 403 पर लड़ो। सारी पार्टियां 403 पर खड़ी, अपना सेना खड़ा किया, 403 पर लड़ रहे हैं। आप भी एक समय आएगा 403 पर, जिस दिन खड़ा हो जाना 403 पर लड़ना। आपको विधानसभा बूथ तो गठन करना पड़ेगा, पहले जितना गठन कर लो उसके हिसाब से आप लड़ाई अपनी जारी करो। आपका 9वां है कि सेलर्ड कम्युनिटीज़ है, समाज के ऊपर बिकाऊ का लेबल था, लेकिन अभी हट गया इस बार 2017 से 18-19 में इस बिकाऊ का लेबल हट गया। सेलर्ड कम्युनिटी इसलिए बनाया कि जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया है, उमर सेन जो उसका अध्यक्ष है, उसने एक रिपोर्ट दिया कि 83 करोड़ लोग, हमारे लोग 20 रुपये से कम उनका दैनिक आय है। उसके लिए आपको मैं बताऊं कि जिनकी संख्या कम है वो, उन्हें ज़्यादा वोट की ज़रूरत होगी, तभी आप वोट सत्ता में जा पाएंगे। अब उनके पास वोट नहीं है, तो मान के चलो कि वोट खरीदेंगे। अब खरीदेंगे कैसे, उसके आगे जानकारी हम दे रहे हैं। आज के 2000 वर्ष पहले तक हमारे लोग राजा थे, आज भूखमरी के शिकार हैं। तो आखिर किस कारण से भूखमरी के शिकार हैं, उस कारण को दूर नहीं करेंगे तो फिर राजा कैसे बनेंगे। तो निषाद पार्टी बनाने के लिए, नौकर बनाने के लिए नहीं है। कहते ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। इस तरीके से आप सब लोगों को काम करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी जो बता रहा हूँ कि 83 करोड़ 90 लाख हो गई कैसे, 26 करोड़ लोगों का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का जो आय है वो 6 रुपये अर्थात 180 रुपये महीना। 28 करोड़ लोगों के पास का प्रतिदिन का जो है वो 11 रुपये है, यानी 330 रुपये महीना। 26 करोड़ लोगों का प्रतिदिन का 20 रुपये है, जो 600 रुपये के आसपास आता है। यानी 83 करोड़ लोगों का इनकम 20 रुपये से कम है, इसलिए 26 करोड़ लोग भुखमरी की लाइन में लगे हैं। इस तरीके से आप सब लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि इनके पास जब खाने को नहीं है, तो ये तो कहीं भी किसी कोई भी इनको ले लेगा। इनको पैसा दे के, लालच दे के, इन्हें खाना दे के, व्यवस्था दे के, इन्हें मदद करके उन्हें कुछ कर लेगा। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, इस बात को समझो। पहले हमारे लोग अपने पैसे से शादी कर लेते थे, अभी उनके पास पैसा ही नहीं है, शादी कैसे करें, कैसे लोगों को आज करें। तो ये ढेर सारी विसंगतियाँ आज के दिन में आ गई हैं। हमारे लोगों को अनुदान चाहिए, लाइन लगा हुआ, कैसे घर बनेगा, कैसे। इसकी मतलब हमें जब तक पावर नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। भला हमारे लोग पहले क्या थे, अभी क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए जानकार बनाकर, योजना बनाकर स्टारवेशन लाइन, भुखमरी लाइन की पैदा की गई है।
पंचवर्षीय योजना बनाई बनाई 70 साल से कांग्रेस ने कहाँ पहुँचा दिया आपको। एक योजना बनाकर लोगों को गरीब बनाया गया कि ये गरीब बने रहेंगे तो ये बिकाऊ रहेंगे, और 60 साल में 62 बजट ने 70 साल में 72 बजट बने, 70 साल में 72 बजट पास हुआ है, और उस बजट में फिर भी भुखमरी के शिकार लोग हैं। अभी आप देख लो क्यों, इसलिए कि ये लोग वोटर जिंदा रहना चाहिए जिसके लिए वोट खरीद कर गद्दी पर बैठ सकें। लेकिन धन्य हमारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, उन्होंने समझदारी पैदा की और अपने वोट को बिकने से बचा लिया है। जब बिकना बच गया, स्वाभिमान जग जाएगा तो कोई उसका वोट खरीद नहीं पाएगा। इसलिए आप लोगों को बधाई देता हूँ कि इस बात को आप लोग हमारे अंदर लोगों को एक गुण और है, अल्प संतोषी है। हमारे लोग अल्प संतोषी होते हैं, जैसे किस तरीके से कुछ भी उन्हें देकर संतुष्ट कर दिया जाता है, और संतुष्ट होते ही जो है महत्वाकांक्षा खत्म हो जाती है उनके अंदर। जब वो अल्प संतुष्ट रहते हैं तो वो हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। बस हमारे लोग अब देख लो किस तरीके से हैं, कितने लोग नाराज़ है कि आपने यहाँ नहीं लगाया, वहाँ नहीं लगाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया है। बस ये अल्प संतुष्टि की सरकार आई, सरकार के साथ हो जाना चाहिए था, ये मिल जाना चाहिए था, वो मिल जाना चाहिए था। अरे यार ये हैबिट है ना, इस हैबिट को ख़त्म करिए। हम लोगों को अपने इस पावर का इस्तेमाल करना होगा, और कैसे करना होगा, अगर हमारे अंदर महत्वाकांक्षा हो तो तेज़ी से गतिशीलता आएगी। इसके लिए हमें महत्वाकांक्षी बनना होगा, गतिशीलता लाने के लिए करना होगा। 11वां, हमारे लोग धोखा खाने वाले लोग हैं। रामचरण निषाद ने धोखा खाया, कैसे उन्होंने भेजा था, सूची तो उनकी आई थी जाने के लिए, क्या नाम है, राउंड टेबल कमीशन में, लेकिन उन्होंने अम्बेडकर को भेज दिया। भेजने के बाद किस तरीके से रामचरण निषाद क्या थे, पहले MLC बनाए गए थे रामचरण निषाद थे, और वो भी यूनाइटेड प्रोविंस के थे। तब अवध प्रांत अलग था और आगरा प्रांत अलग था, दोनों प्रांतों के MLC थे। अम्बेडकर तो केवल एक प्रांत के MLC थे, 2 प्रांत के MLC थे उस समय, और शेड्यूल अनुसूचित जात के कोटे से उस समय MLC थे। जब हम 1926 में अनुसूचित जात के कोटे से MLC थे, तब फिर हमें इतना दिन उलझाए क्यों रखा गया? क्योंकि हमारे समाज में समझ खत्म कर दिया गया, जानकारी, समझदारी सब खत्म कर दिया गया। इसलिए हम लोग अभी बर्बादी के कगार पर पहुँचे हुए थे। अब उनके अंदर आशाजनक और पॉजिटिव मैसेज दीजिए, उनके अंदर नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोच पैदा करिए, तब जाके होगा। नकारात्मक सोच पैदा करके हमें बर्बाद कर दिया। हमारा समाज सीधा साधा होता है, और इसलिए हमारे लोग दूसरे के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। अगर दूसरे के जाल में कैसे फंसे हैं आपको मालूम है, कुछ हमारे कार्यकर्ता बर्बाद हो गए, ऐसे जाल में फंस गए, कहीं गए उसने बहका दिया और बहका कर उन्हें। इसलिए हमारे समाज के लोग सीधे साधे हैं, उन्हें होशियार बनाना पड़ेगा, ये कोई फंसा न पाओ, इसलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। एक और कमी है हमारे वहाँ, आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय का अभाव, विल पावर। अरे थक जा रहे हैं, कब हो, नहीं हो पाएगा। दृढ़ निश्चय, विल पावर, बिना विल पावर के कुछ नहीं होता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, मकसद हमने तय किया था, उद्देश्य हमने बनाया था, पार्टी का सोच हमने विकसित किया था, कैसे वहाँ पहुँचना डिजाइन हमने किया है। हम दृढ़ निश्चयी हैं, हमारे अंदर विल पावर है, पक्का हमें आत्मविश्वास है। आपको भी आत्मविश्वासी बनना पड़ेगा। एक लोक समुच्चय का जो हमारे अंदर अभाव है, आपको एक कहानी माध्यम से बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना को एक डॉक्टर ने कहा कि आपको लंग्स कैंसर हो गया। कहा डॉक्टर साहब अपना ये बयानबाजी रखो, हम उस कैंसर से डरने वाले नहीं हैं, हम पाकिस्तान को अलग रखेंगे, अलग करके हम राष्ट्रपति बनकर आपको दिखा देंगे। आप देखो कितने लोग हमें निराश करते हैं, आपको जो शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया है, आपको हार्ट अटैक हो गया, आप कुछ ना, अरे थक गए डॉक्टर साहब, जल्दी ये कर लीजिए, जल्दी वो कर लीजिए, इतना निराश करते हैं, हमारा आत्मविश्वास मनोबल तोड़ने के लिए काम करते हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ
ये को बीमारी अब हमारे पीछे नहीं पड़ेगी। मैंने बता दिया कि कोरोना में भाग गई, हमसे प्रोफेसर भाग गया है, हमसे जो है शुगर भाग गया है, हैं। और आज के दिन में जब मैं बिना किसी रुके 3 तल्ले सीढ़ी पर चढ़ जाता हूँ, पूरे 2 घंटे में एक्सरसाइज करता हूँ। और पूर्ण रूप से बिल क्लिंटन का इलाज जो डॉक्टर करता है, उस डॉक्टर की टीम के डॉक्टर हम लोग उसके संपर्क में एकदम पूरा दृढ़ विश्वास और निश्चय है कि हम निश्चित रूप से आपको विजय दिलाएंगे और लक्ष्य को पूरा करके 2022 में दिखाएंगे। आपको 14वां बिन पैदे के लोटे की तरह एक चरित्र और हमारे समाज का है। जैसे लोटा, पहले का लोटा उठाओ पहले, तो उससे छूने से पहले पैदा नहीं होता था उस लोटे में कि उठाओ तो रखेंगे कहाँ। हमारे लोगों को आप जगह ढूंढनी पड़ती है कहाँ रखा जाए। इसे हमारे लोगों को भी आसानी से कोई भी बदल देता है, लुढ़क जाते हैं। इसीलिए उन्हें जब भी जोड़ो तो कोई पद दे दो और पदाधिकारी बना के उन्हें हमेशा संभालते रहो। नहीं संभालेंगे तो उन्हें कोई भी बहका देगा, चाहे किसी भी तरीके से गुमराह करके लालच देकर। उन्हें हमेशा सतर्क रह के हमेशा संभालना पड़ेगा आपको। 15वां, हमारे लोग ईमानदार बहुत होते हैं और ईमानदारी के नाते हमारे लोग के अंदर कैसे वोट लिया जाता था, अब सीक्रेट है, जहाँ आप वोट डालते हैं समानता का वहाँ कोई देखता नहीं है। इसलिए अब हमारे लोग ईमानदारी से निषाद पार्टी का काम करेंगे, पक्का है। अभी तक ईमानदारी से देखा कि अगर मेहमान का रुपया ले लिया था तो ईमानदारी से उसे वोट देता था। लेकिन मैं जब 2010 में चुनाव लड़ा तो मैं उसी तरीके से मैं खेला हूँ कि उन्होंने कहते हैं बाबू क्या बताए, फलाने कह दिया हूँ, ये कह दिया हूँ, उन्होंने मदद दे दिया इसलिए उन्हें वोट दे दूँ। तो मेरे मन में आ गई इतना ईमानदार समाज को अब ईमानदारी बना दो, अपने पार्टी, अपने नेता, अपने सिस्टम, अपने आने वाले पीढ़ी के प्रति। और उस ईमानदारी से अब देखो निषाद पार्टी कैसे आगे बढ़ रही है। तो समाज की समझ आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटे छोटे टुकड़े को छोड़कर निषाद पार्टी के लोग जुड़ेंगे, इकट्ठा होंगे। तीसरा है मिशन की समझ होनी चाहिए या पार्टी की समझ होनी चाहिए। मिशन का अर्थ होता महान का, मर्डर किया गया उन्हें उनका मर्डर किया गया, उन्हें ख़त्म किया, कफन बात करने के लिए थे तब इतना बड़ा महान काम कर पाए। डॉक्टर संजय भी कफन बात करने के लिए हैं तब इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं। आप लोग भी इंसल्ट सहना पड़ेगा। इंसल्ट मतलब आपको बेइज्जती, जान के खतरे पैदा, इसके बाद भी वह काम किया है और करेगा, जारी रखे, उसी को मिशनरी कार्य करता है। मतलब जो हमारे साथ अपमान सहने के लिए तैयार हो, जो हमारे साथ चोट खाने के लिए तैयार हो, डंडे खाने के लिए तैयार हो, जो आंदोलन में डंडे खाने के लिए तैयार हो, जो गाली सुनने के लिए तैयार हो, जो समस्या से ग्रसित हो, दर्द के साथ हो, गरीबी झेलने के लिए तैयार हो, वो उसे मिशनरी कार्यकर्ता कहेंगे। और तब जाके अगर आप करना चाहते हैं तो जान लो, जिसके फायदे के लिए आप काम करना चाहते हैं वही आपका विरोध, आपके साथ भी ऐसा होगा, जान लेना आवश्यक है। इसीलिए पहले बता दे रहा हूँ, मैंने बहुत पहले बताया था कि जो आप काम करने निकल रहे हो आप ही परेशान रहोगे। आप जिस जनता के लिए काम कर रहे हो जनता ही आपको इंजर्ड करेगी। आप जिस कार्यकर्ता के फायदे की बात करते हो वही आपके विरोध में खड़ा रहेगा। इसलिए आज ही इसे जान लो कि इसमें ये थैंकलेस जॉब है, यहाँ आपको कोई मिलने वाला नहीं है, यहाँ आपको अपमान के अलावा इसके पढ़ना चाहिए। जो आदमी लड़ते लड़ते मरता है तो वो शहीद होता है और उसके पुतले मतलब उसका स्टैचू लगता है। अब कैसे मरना आप तय कर लो, लड़ते लड़ते मरना है कि कायर होके मरना है। अब हम लोग अब लड़ते लड़ते मरना है तो आपका फोटो लगेगा। अब जो इस तरीके का फैसला लेगा वो मिशनरी कार्यकर्ता होता है। अब उसी में यहाँ लड़े वहाँ लड़े, ये किया वो मुकदमा है, ये है वो है, ये नहीं वापस। अरे यार ये मिशनरी कार्यकर्ता का शब्द नहीं है, ये जनरल कार्यकर्ता का है, ये दुश्मनों का दिया हुआ शब्द है। तो आप लोग बहादुर होकर लड़ते रहो। हमारे ऊपर भी 302 मुलजिम है, हमने तो किसी दिन नहीं कहा कि हमारा मुकदमा वापस हो जाए। हम कहते हैं मैं भी तो फांसी की है, जैसे मैं विरोध में था 15 दिन के अंदर केस खुल गई। तो इस तरीके से जो हम हैं तो जो छोड़ रखा
अगर दरोगा ने मुकदमा किया तो दरोगा के ऊपर 302 है, उसकी गोली हमारे पास मिली हुई है, रखी हुई है कोर्ट में। चौथा है कोऑपरेशन, सहकार्य के महत्व को समझना। हमारे लोग जो टूटे लोग हैं, दिल से टूटे हैं, धोखा खा के टूटे हैं, तमाम 15 चरित्र लेकर चले हैं, इसलिए उनके अंदर एक अविश्वास की भावना है और पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जिसका कोई आधार नहीं है। ये सब पूर्वाग्रह है। इसलिए आप लोगों को जो दो जातियों के बीच की कम्युनिकेशन है वो नहीं है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल काम है। तुरैया को जोड़ना, केवट मल्लाह को जोड़ना, बिंद को जोड़ना, ये थोड़ा कठिन काम है। शुरू से ही इनके कम्युनिकेशन गैप हो चुके हैं, इसलिए सहकार्य के लिए इनको भी आपको उतने जगह देना, जैसे 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 होता उनको काम करना। हमारे लोगों के पास दिमाग जो शब्द है, दिमाग बढ़ता तब है जब हम ज्ञान के केंद्र में, स्कूल में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, लाइब्रेरी पढ़ते हैं, संगत अच्छी होती है, संस्कार अच्छे होते हैं, ज्ञान केंद्र अच्छे हमारे पास हो तो दिमाग बढ़ता है। हमारे लोगों के पास ये सब दूर हैं, इसलिए दिमाग छोटा है, और छोटा होने के नाते ये बड़े काम के लिए सोच ही नहीं सकते। अगर इन्हें बड़ा काम दे दो तो उन्हें बड़ा कठिन लगता है और सोचते हैं कि होगा नहीं। बड़ा काम निर्धारित के लिए ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना होगा, और ये लोग छोटी बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। जब बड़ा दिमाग होता है तो बड़ा काम, जैसे हमें छोटी बातों में उलझाना चाहते हैं सारे लोग, क्योंकि बस वही छोटा दिमाग लेके काम कर रहे हैं। तो बड़ा काम करने के लिए बड़े दिमाग की ज़रूरत है। तो निषाद पार्टी का ये प्रशिक्षण आपके दिमाग को बढ़ा रहा है। ये किताबें जो है, ये 12 किताबें आपके दिमाग को बढ़ाती हैं। हमारी मीटिंग में आपके दिमाग बढ़ते हैं। निषाद राज किले पर जाने पर दिमाग, जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो दिमाग बढ़ेगा, और जब आप निगेटिव सोचोगे दिमाग छोटा हो जाएगा। तो बड़े दिमाग के लोगों के पास रहोगे तो बड़ा दिमाग हो जाएगा, छोटे लोगों के दिमाग के पास रहोगे दिमाग छोटा हो जाएगा। इसलिए आप कैसे लोगों के संगत और संस्कार में रहना चाहते हो, आप खुद तय कर लो। इसलिए आज के दिन में ये बताना बहुत ज़रूरी था। उद्देश्य के लिए समझदारी से मिलजुल कर काम करेंगे तो उतना ज़्यादा बड़ा उद्देश्य पूर्ति के लिए काम होगा, नहीं तो पता चला कि कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, कोऑपरेट करना है आपस में। इसीलिए हैंडल विथ केयर, जिसे लाया जाए उसे केयर किया जाए। हमें दुख है कि हम बहुत कुछ लोगों को खो दिए, नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ऐसे वो उसमें हमारी अकेली गलती नहीं है। जब किसी बेटे के दिमाग पर दूसरे बहू या उसके ससुराल के लोगों का कब्जा हो जाए तो माँ बाप से वो नहीं दिखता है, लेकिन तब भी माँ बाप उसे रात में सोचते हैं कि खाना खाए कि नहीं, उसकी व्यवस्था देते हैं। तो हम शुभकामनाएं देते हैं जो भी जैसे हैं। तो वो सारे लोग इस बात को पुनः सोचेंगे कि कैसे हम लोग इस बड़े काम के लिए इकट्ठे आए थे। और तो हैंडल विथ केयर लिखा रहता है कि कैसे शीशे के गत्ते पर लिखा रहता है कि उसे हमें कैसे संभालना है। तो आप लोगों ने जहाँ मीटिंग की है, जिनके फ़ोन नंबर लिए हो, उनसे हमेशा बात करके किताबें पहुँचाओ, उनको ज्ञान दो, संस्कार दो, उन्हें अनुभव दो, एक्सपीरियंस देने का काम करिए। इससे साधनों संसाधनों का निर्माण होगा। इससे उद्देश्य पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। आप में डालते रहो, कोशिश करो कि हमारे और भी पदाधिकारी उनसे संपर्क साधते रहो, और वो उनसे जब नए समस्या हल हो तो हमसे आपको बात। आपका 5वां है कोऑर्डिनेशन, समन्वय की महत्व को समझना होगा। हमारे लोग भी समन्वय नहीं समझ पा रहे हैं। तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन में तहसील, जिला, मंडल, रीजन, स्टेट, जोनल, सेंट्रल कोई इंडिपेंडेंट कार्य है। जिला का काम अलग है, मंडल का काम अलग है, प्रांत का काम अलग है, प्रदेश का काम अलग है, तो सबका काम अलग है। तो आप लोग इस बात को समझो कि कार्य को अंजाम देने के लिए समन्वय ज़रूरी होता है। जैसे दवा की एक फैक्ट्री है मान लो, तो दवा की फैक्ट्री में अलग अलग छोटी छोटी मशीनें लगे हैं। कोई मिक्स करेगा, कोई वो उसमें पानी मिलाएगा, कोई सबकी है और सबका अलग है। और दवाई बन के तैयार होगी तो पैकिंग अलग है और उसे मेडिकल स्टोर तक पहुंचाना अलग है, दवाई लिखना अलग है। तो सबके काम अलग बटे हैं। अब पता चला जिला की जिम्मेदारी जो लिया वो प्रदेश में अपना घूम रहा, दिमाग घुमा रहा, अपने जिले को देख नहीं पा रहा। जिसे विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है तो विधानसभा देखें। अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा करके आप प्रमोशन करो, वो डेवलपिंग मेरिट में आगे है।
कि जैसे वो अपना जिला तैयार कर ले, बूथ गठन कर ले, तो हम उसे बड़ा करने के लिए तैयार हो। वो करे ना, करके तो दिखाए। अभी उतना किया ही नहीं, तब तक पता चला कि दूसरा काम करने लगा। तो ये इसे समन्वय कहते हैं कि हर एक आदमी का अलग अलग अपना काम है। तो प्रांतीय लोग अपना काम करें, जो वक्ता हैं प्रभारी दिए गए हैं जिला कमेटी को, जिस तरीके से काम दिए गए उस तरीके से उनसे काम लेकर उन्हें काम कराने की कोशिश करें। साथियों, इस चीज़ को कल हम लोग डेवलपिंग मेरिट पढ़ेंगे, और डेवलपिंग मेरिट में 5 है। एक तो डिवोशन है, डेडिकेशन है, त्याग और समर्पण का विकास होना चाहिए। वो एक ही दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे। हम भी त्यागे अगर डिस्पेंसरी तो हमें 5 साल लग गया, हमें घर त्यागे तो धीरे धीरे। त्याग और समर्पण की भावना एक दिन नहीं होगा, उसे विकसित करना पड़ता है। दूसरा जो है कार्य में रुचि, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट होगा तो हमेशा फेसबुक तो पॉजिटिव मैसेज देंगे, हमेशा लेंगे, किताब पढ़ेंगे, लोगों से पढ़ाएंगे लोगों। ये कार्य में रुचि है, उस कार्य में रुचि के हिसाब से कार्य रुचि। तीसरा, उद्देश्य की प्रति गंभीरता का विकास होना चाहिए, विकास करना होगा। अभी हमारा उद्देश्य क्या है उसी को भूल जाते हैं लोग, उसको गंभीर बनना पड़ेगा। जैसे गंभीर जब रहता है तब जाके आप गंभीरता से जब काम करेंगे, तब उद्देश्य और उसमें गंभीरता पैदा करना पड़ेगा। इसलिए बोली, भाषा, रहन सहन, ये तब जाके आपको आएगा गंभीरता। अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। चौथा, योग्यता, एबिलिटी का विकास करना होगा। अब जो योग्यता, अब आप मान लो एक ब्लॉक देख रहे थे, आपको विधानसभा देखो, विधानसभा सही कर लो जल्दी से, तो जिला देखो, जिला सही कर लो, प्रदेश देखो। तो जितना अगर आप सब नहीं है तो छोटा बगता थे, बड़ा बड़ा। तो जितना जैसे आप अपने साथ डेली बढ़ते रहो, और डेली जब बढ़ोगे तो पता चलेगा कि तब आपके हमेशा, मैंने उसमें लिखा अनुशासन की किताब में, कि जो भी कोई कार्यकर्ता किसी दूसरे कार्यकर्ता को जोड़ता है तो वो हमेशा ये सोचे कि इसको हमें उसे अपने से बड़ा बनाना, तो कोशिश करके उसे अपने से बड़ा बना दिया जाए, तो काम तब वो अच्छा से काम करेगा और उसे करके दिखाया जा सकता है। 5वां है क्षमता, कॉम्पिटेंसी का विकास करना। ये कल हम लोग इसको पढ़ेंगे, और इसके लिए हम लोग पाँचों कि हमें क्षमता कितनी है। हम 1 घंटा काम करते, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा। पहले हम 1 जिला थे, 2 जिला, 3 जिला। पहले हम गोरखपुर थे, फिर हम मंडल देखे, फिर और 10 जिला देखे, 20 जिला पर, कभी कम से कम कई प्रांत हैं। ये क्षमता का विकास करने से हमें हुआ। तो आपको निषाद पार्टी में रह के क्षमता का विकास करें, तो हमारे कार्यकर्ता एवं समाज के लोग अविकसित भी नहीं हैं और विकसित भी नहीं हैं, अर्थात विकास की उनके अंदर आवश्यकता है। इसलिए उपरोक्त गुणों, मेरिट को निरंतर विकसित करते रहनी चाहिए। मतलब कितनी महत्वपूर्ण बात है। हमारा समाज अविकसित भी नहीं है और विकसित भी नहीं है, मतलब बीच में है। तो उसे पुश करके उसको विकसित करना पड़ेगा। ये सारे गुण उसके अंदर प्रकट करने पड़ेंगे। ये तब संभव है जब आपके अंदर, मैंने एक बार मैनेजमेंट लिखाया था, टाइम मैनेजमेंट दिखाया था, और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप लोग अब शुरू हो जाइए, और टाइम मैनेजमेंट करके अपना लॉग बुक रख लीजिए, और लॉग बुक में रख लेके टाइम टेबल बना लीजिए कि इतना बजे जगेंगे, इतना बजे काम करेंगे। सुबह हम 6 बजे जगेंगे, 6:30 बजे तक हम ये करेंगे, 6:30 बजे से फिर हम कसरत करेंगे, फिर हम आएंगे, नाश्ता पानी करेंगे, फिर 9 बजे तैयार हो जाएंगे। 9 बजे से 1 घंटे तक लोगों को फ़ोन करेंगे। 10 बजे से लेके फिर हम लोगों को संगठन खड़ा करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। फिर इतने बजे खाना खा लेंगे, फिर इतने बजे फिर हम काम करेंगे, 6 बजे, फिर 10 बजे सो जाएंगे। तो अपने टाइम को आपको 4 भागों में बांटना पड़ेगा कि 6 घंटा सोने के लिए, 2 घंटा शरीर पर, 2 घंटा परिवार पर, 2 घंटा बच्चे पर, फिर आपको और 6 घंटा अपने परिवार को चलाने के लिए। अगर खेती बाड़ी है, इस समय खेती बाड़ी ख़त्म हो गया है, तो आप उससे अगर खाली हैं तो अपनी पार्टी का 6 घंटा, और 6 घंटा अगर परिवार को पालने वाला 6 दूनी 12 घंटा दे देते हैं, और 12 घंटा में सोना और परिवार देख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। इसलिए आप टाइम टेबल लेके आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए हम अभी नहीं, अंतिम में बताएंगे कि कैसे टाइम मैनेजमेंट आप करेंगे। इसलिए टाइम टेबल आप लोग अभी बना लो, और उसी टाइम के हिसाब से आप लोग काम करो, कम से कम शुरू से। तो आज इस आशा और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। आशा रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं कि आप लोगों ने ये जो ज्ञान दिया है, तो ये निषाद पार्टी में आप लोग आए हैं। अभी लोगों को आज कम से कम एक ड्यूटी आप लोग ले लो। आप अगर सही माने में अनुशासित और कैडराइज कार्यकर्ता
तो हमारे समाज के अंदर एक गुण है, वो जड़ता का गुण है। जब तक उसे आप पुश नहीं करोगे वो कुछ जानते हो हिलने का नहीं, वहीं रहेगा, वहीं सड़ जाएगा। उसे आपको हिलाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि कैसे काम होता है। तो उसके लिए आप लोगों को अभी फ़ोन मिलाना पड़ेगा। फ़ोन मिला के लोगों को कह दो कि शेयर करें। लोग नहीं जो आज इस समय बैठ पाए थे वो कम से कम अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर होगा, निषाद पार्टी के पेज पर होगा, डॉक्टर संजय कुमार के पेज पर होगा, ये सब पेज पर होगा। इसको शेयर करते रहिए और उनको बोलिए कि लोग वो शेयर करें और वो सुने पूरा, और बैठ के सुने नहीं बल्कि लोगों को सुनाए गाँव में। तो ये अभी मान के चलो कि 30 तारीख तक तो ऐसे भी हो गया कि कोई कार्यक्रम नहीं होना है, लेकिन ये मान के तैयार चलो कि उसके बाद भी अभी कुछ नहीं, यही सोशल मीडिया ही आपके लिए है। इसीलिए हमको ये बढ़ना है। कल टाइम हो रहेगा, चेंज कर देंगे शाम को क्या बजे? 7 बजे। तो आज ये कार्यक्रम इस वक्त हो रहा है, कल हम लोग इसको शाम को रखते हैं। दिन भर आप लोग तेज काम करिए। शाम को हम 7 बजे से लेके साढ़े 8 बजे तक रहेंगे लाइव, और 1.5 घंटे कल रहेगा, और 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, 1-2 मिनट होगा कल। लेकिन 7 बजे ही आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम जैसे आज देर में आए, इसलिए कि थोड़ा सा दिन में खाने पीने में थोड़ा लेट हो गया, लेट आ गए थे, तो इसलिए आप लोग कल 7 बजे का टाइम डालो कि आज ही से प्रचार करो कि कल 7 बजे लाइव होंगे हम लोग, और डेली 7 बजे रहेगा। क्योंकि दिन भर आप लोग काम कुछ न कुछ करते ही रहते हैं लोग इधर उधर, और शाम को सब लोग घर पे आ जाते हैं, तो लोगों को परिवार के साथ बैठने का मौका मिल जाता है। तो इस समय दिन में परिवार के लोग इसे नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग एनालिसिस किए हैं कि कम से कम पुराना वाला परिवार को दिखा दो, और 7 बजे कम से कम उसको हो, और उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डाल दीजिए। तो कल 7 बजे हम लोग लाइव होंगे इस आशा और विश्वास के साथ। इसको अधिक से अधिक लोग, जितने लोग हैं कार्यकर्ता, जहाँ जहाँ आप लोग काम किए हैं, आप लोगों के पास फ़ोन नंबर है, उन्हें फ़ोन करके आप बता दीजिए कि इस वीडियो को कल से 3 दिन का जो है उसे ज़रूर देखें। तो सब मेरे पुराने जो वीडियो हैं, अभी कोई नया चीज़, अभी मान के चलो 7 दिन तक हम अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हैं कि कोई नया चीज़ अभी फेसबुक पर न लावें, जिससे कि ये डाइल्यूट हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, शिक्षण प्रशिक्षण जो ऑर्गेनाइजेशन कैडर है, क्योंकि जानवरों में संगठन देखा गया है। जानवर भी अपने खून की पहचान करके संगठित होकर एक रास्ते पर चलते हैं। एक चींटी भी छोटी सी है, देखो संगठन में है तो किस तरीके से काम करती है। ये जो है कम से कम, तो हम तो निषाद राज गुरुराज महाराज के वंशज हैं, हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। इस संगठित होने के लिए जो जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे किसी भी माल को प्रोडक्ट करना है तो फैक्ट्री बनाने से पहले हमें किन किन ज़रूरत पड़ती है, फैक्ट्री के समय तो उसी तरीके से राजनीति करने के लिए हमें जिन जिन बिंदुओं की ज़रूरत है, वो सारे चीज़ों पहलुओं को हम लोग धीरे धीरे इकट्ठा किए हैं। उसे हम लोग दिमाग में लाएंगे, उसे प्लेटफार्म पे लाएंगे, उसे अपने उतारेंगे अपने जीवन में, और लोगों से उतरवाने का काम करेंगे। तो ये 3 दिन का जो वीडियो है, आप लोग उसे शेयर कराएं, उसे लाइक कराएं, उसे कमेंट करें, और सुझाव जो हमारे कुछ आप लोगों के मन में आए, कोई बात देना है, तो हमारे कमेंट, हमारे जो पर्सनल आईडी है उस पर, हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे टेक्स्ट मैसेज पर भेज दें लिखकर, हम उसे लोगों को आपके नाम से पहुँच देंगे। इसलिए कोशिश करके जो भी कुछ आता है तो आपके मन में है तो लिख कर, जो कुछ सुझाव देना है, सलाह देना है, उसे आप लोग कागज़ में लिख कर वो हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे टेक्स्ट मैसेज पर भेज दें। धन्यवाद।